हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आखिर वो दिन आ ही गया। मैथमेटिकल टूल से चलते चलते आज हम जोसा की काउंसलिंग तक पहुंच चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए शायद ये कंपटीशन की तरफ से लास्ट वीडियो होगा, कुछ एक के लिए सेकंड लास्ट वीडियो भी हो सकता है। सी से अब कभी एक वीडियो तो आएगा ही। ऑफ कोर्स इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर एटलीस्ट एज टीचर्स, है ना। एंड आई रियली होप दैट कि ना आप लोगों ने इन 2 साल में 3 साल में हमसे कुछ तो सीखा ही होगा। ये जो जोसा की जो काउंसलिंग है, ये ऑफ कोर्स जो भी जेई और एडवांस का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है उनके लिए सबसे बड़ी काउंसलिंग है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप आराम से इत्मीनान से सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो इसके लिए आपके जो अगर आप सारे पॉइंट्स को अगर बढ़िया से अगर सुनोगे तो आपके लिए काउंसलिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। इसमें जो प्रोसीजर है, फीस पेमेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी बातों को मैं आराम से इत्मीनान से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये लेक्चर लगभग 1 घंटे या उससे ज़्यादा तक चल सकता है, तो इत्मीनान से सब कुछ अच्छे से सुनना। पूरे साल भर मुझे पता है कि आपने 1.25x पे देखा है या 1.5x पे देखा है, बट इस वाले वीडियो को 1x पे ही देख लेना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बीच बीच में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प कर रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो पेरेंट्स भी इस वीडियो को बड़े आराम से इत्मीनान से देखें और साइड में आप नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो या फिर ये जो लेक्चर है जोसा के जो काउंसलिंग को रिलेटेड, ये थोड़ा सा बीच बीच में डिसकंटिन्यू लगे, क्योंकि जो बिजनेस रूल्स जोसा ने बताए हैं वो भी उनमें डिसकंटिन्यू है ही। बट आई विल मेक श्योर कि आपको सारी की सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक सारे के सारे समझ में आ जाए और आपसे कोई प्रोसीजर के अंदर कोई गलती ना हो। मैं एक बात और कहूँगा कि आपके मन में कोई भी सवाल अगर जोसा को लेके होगा, आई विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे सवालों के जो जवाब हैं वो इस 1-1.25 घंटे के अंदर मैं सारे के सारे दे दूं। रेयरली कोई चांस ऐसा है कि आपके मन में कोई सवाल हो कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, उसका जवाब आपको इस वीडियो में ना मिले, इसके कोई चांस मुझे नहीं लगते। तो ये मान के चलेगा कि आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो मैं उस पूरे 1-1.25 घंटे के अंदर उस सवाल का रिप्लाई पक्का इस 1.25 घंटे में दे ही दूंगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार सर आपने वाली बात बताई नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपको ये बता दूंगा कि ये वाली बात मैंने टाइम स्टैम्प में कहाँ पर लिखी है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें ये डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज नहीं लेनी चाहिए। इसका डिस्कशन वैसे तो खैर बच्चों को खुद ही सोचना पड़ेगा, लेकिन इसका डिस्कशन हम कभी लाइव के अंदर लगातार करते रहेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसीजर है उसी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जोसा है 2025, है ना, वो उसकी जो डेट है दैट इज़ 3 जून। 2 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, तो 3 जून को जोसा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर रिजल्ट एक दिन लेट हुआ तो जोसा की जो काउंसलिंग है वो भी एक दिन लेट हो सकती है। ठीक, तो ये टेंटेटिव डेट्स आप रफली यही मान के चलिए। तो कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी जोसा के अंडर, वो सारी के सारी 3 जून को स्टार्ट हो जाएगी। टेंटेटिवली आप ऐसा मान सकते हैं। एक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो अगर होगा, खास तौर से जिन बच्चों को खड़गपुर के अंदर, रुड़की के अंदर और बीएचयू के अंदर आर्किटेक्चर ब्रांच चाहिए, तो वो भी जैसे ही एडवांस का रिजल्ट होगा उसके बाद उसका फॉर्म आएगा, वो मैं समझाऊंगा बाद में। उसके अलावा बेटा ये जो टाइमलाइन है, मैं इस पर एक बार वापस से बाद में आऊँगा। रफली आप इस पेज पे तो सिर्फ और सिर्फ ये जान के कि 3 जून को टेंटेटिवली ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जोसा एग्जैक्टली है क्या, और इसमें से कौन से एग्जाम में कौन सी आपको कॉलेजेस मिल सकती है, ये एग्जैक्टली है क्या। जोसा जो है ये बेसिकली जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 एडमिशन लेने वाले जो बॉडीज़ हैं उसका कॉम्बिनेशन है। एक आपके पास बेटा जॉइंट एडमिशन बोर्ड और दूसरा बेटा हमारा सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये जो जैब है ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज़ की जो एडमिशन है उसी का ध्यान रखता है। जितने भी आईआईटीज़ होते हैं उसके अंदर एडमिशन का ध्यान जैब रखता है। आईआईटी के अलावा जो बाकी सरकारी नेशनल कॉलेज हैं, लाइक आपके एनआईटीज़ हो गए, लाइक बेटा आपके IIITs हो गए, सरकारी वाले IIIT ऑफ कोर्स, जो बाकी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा वो हो गए, और कुछ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हालांकि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है ये जीएफटीआई का पार्ट है। इनके जो एडमिशन होते हैं वो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू होते हैं। कुछ सालों पहले तक इसकी काउंसलिंग डिफरेंट हुआ करती थी और इसकी काउंसलिंग डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन मोस्टली बच्चे जो थे ना वो एक्चुअली कॉमन थे, है ना। कॉमन थे इस कारण से था कि कन्फ्यूजन बहुत सारा आया करता था। कोई ना कोई बच्चा इसके सीट छोड़ के इसकी ले लिया करता था, कोई बच्चा इसकी सीट छोड़ के इसको ले लिया करता था, तो बहुत सारे राउंड्स हुआ करते थे और है ना कोई कंक्लूजन पे बच्चा नहीं पहुंचता था। जो इंस्टीट्यूट इवन काउंसलिंग कर रहे हैं वो भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा करते थे और काफ़ी समय लगता था। तो सारे के सारे काउंसलिंग जो वो एक साथ कर दी गई, और एक साथ कर दी गई उस एक साथ जो काउंसलिंग हो रही है उसको हम नाम देते हैं जोसा या
फिर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि कुल मिलाकर आपके पास 7 राउंड होंगे, 7 राउंड्स होंगे, जिसमें से 6 राउंड जो होंगे वो आपके कॉमन होंगे। कॉमन मतलब जिसमें बेटा ऑफ कोर्स आप आईआईटी और एनआईटी दोनों की ही आप काउंसलिंग एक साथ कर सकते हो। वो जो 6 राउंड की जो काउंसलिंग है उसी को हम जोसा की काउंसलिंग बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जोसा की जो काउंसलिंग है उसके कितने राउंड है, तो उसके बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 ही राउंड है। लेकिन पूरी जो काउंसलिंग है उसमें 7 राउंड हैं। 6 तो जोसा की काउंसलिंग के राउंड है और एक राउंड जो है वो सीएसएबी का राउंड है। तो आई होप तुम समझो क्या करना चाहता हूं। 6 राउंड जो होंगे वो जोसा के होंगे। व्हेन आई से जोसा तो आई मीन दैट कि जैब प्लस सीएसएबी, इसके 6 राउंड होंगे। फिर जो जैब है मतलब आईआईटी की जो काउंसलिंग है वो बंद हो जाएगी और एक स्पेशल राउंड और होगा जिसे हम सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीएसएबी राउंड भी कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए होगा। तो जोसा कितने राउंड हैं? 6। जैब के कितने राउंड हो गए? जितने जोसा के हैं। सीएसएबी के लिए कितने राउंड हो गए? सीएसएबी के लिए 6 तो जोसा वाले और एक उनका एक्स्ट्रा जो उनका एक इंडिपेंडेंट सीएसएबी का राउंड, स्पेशल राउंड जिसको हम कहते हैं, वो होगा। आई होप इट गॉट क्लियर। कौन से एग्जाम से बेटा कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है हम जानते हैं। आईआईटी एडवांस जो है उससे आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। जो हमारा जेई मेन का जो पेपर था उससे बड़ा ऑफ कोर्स जितने भी एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एडमिशन मिलता है। जेई मेन के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, एक सेकंड पेपर और होता है जैसे हम बैचलर ऑफ डिजाइनिंग या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पेपर होते हैं। तो किसी बच्चे ने अगर उनका एग्जाम दिया है तो जब भी वो पोर्टल खोलेंगे तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी ओपन होंगे, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर या फिर किसी एनआईटी के अंदर मान लो कि आर्किटेक्चर या फिर डिजाइनिंग की अगर ब्रांच होगी तो उन बच्चों के लिए ओपन होगी। तो कितने ऑप्शंस हमारे पास ओपन होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कौन से एग्जाम दे रखे हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जैसे मान लो कि लेट से कि किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का पेपर 1 दिया और सिर्फ उसी को क्वालिफाई किया, एडवांस क्वालिफाई किए ही नहीं, तो उस बच्चे के जैसे जो चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को एनआईटीज दिखाई देंगे और ट्रिपल आईटीज दिखाई देंगे और ऑफ कोर्स जो बाकी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे वो दिखाई देंगे। लेकिन इन सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर कोई भी ऑप्शन जो होगा वो आर्किटेक्चर वगैरह का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने जेई मेन का पेपर 1 भी दिया और पेपर 2 भी दिया, कौन सा बीआर्क वाला पेपर भी दिया, तो उसको ये वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। साथ साथ में उसको जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हो गया उसके ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अलग अलग एनआईटीज के अंदर उसके ऑप्शन उसको दिखाई देंगे। अगर किसी बच्चे ने जेई मेन का पेपर भी दिया है और एडवांस के पेपर भी दिया है और एडवांस के पेपर को क्वालिफाई भी किया है तो इन सारे ऑप्शन के अलावा उसे एक ऑप्शन और दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन? अब उसे आईआईटीज वाले ऑप्शंस भी उस बच्चे को दिखाई देंगे। इसमें जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आएगा उस दिन एक अलग से फॉर्म आएगा, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे मैं एएटी बोल देता हूं। जैसे ही एएटी का फॉर्म आएगा, कोई बच्चा अगर मान लो कि लेट से कि 14-15 हज़ार रैंक के आसपास और उसे लगता है कि सर मुझे तो सिर्फ किसी तरह से आईआईटी चाहिए, जेई मेन तो मेरा निपट गया, लेकिन एडवांस में मेरी 14-15 हज़ार के आसपास रैंक आ गई और सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांच कौन सी है, मैं सर आर्किटेक्चर ले लूंगा। तो ऐसे केस में वो बच्चा क्या कर सकता है कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है। टेस्ट जो होगा वो जैसे रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा और जैसे ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देगा इस बच्चे को 3-4 ऑप्शन और एक्स्ट्रा नजर आएंगे। मतलब इस बच्चे ने एडवांस क्लियर किया है तो इसको ये वाले ऑप्शन तो दिखेंगे, उसे 3-4 ऑप्शन और दिखाई देंगे। कौन से? खड़गपुर, रुड़की और बीएचयू के अंदर बी आर्क के ऑप्शंस उस बच्चे को नजर आएंगे। इसी तरीके से मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, यूसीड का एक वीडियो बनाया था, आई होप सब बच्चों को याद होगा, मैंने क्लास में बताया था। यूसीड का जो पेपर किसी बच्चे ने अगर दे रखा है तो उस बच्चे को आईआईटी दिल्ली के अंदर बीटेक इन डिजाइनिंग का ऑप्शन भी नजर आएगा। तो आपका जो पोर्टल है उसमें आपको चॉइस फिलिंग के अंदर कौन से ऑप्शंस दिखाई देंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से एग्जाम दे रखे हैं और उन एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। आई होप इट्स गॉट क्लियर। जो जेई मेन क्लियर करके बैठे हैं, एडवांस क्लियर करके नहीं बैठे, उनको सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीएस दिखाई देंगे। जिन्होंने जेई मेन और एडवांस दोनों देख रखे हैं उनको ऑफ कोर्स एनआईटीज और आईआईटीज सारे के सारे ऑप्शंस उन बच्चों को दिखाई देंगे और उनको मिक्स एंड मैच करके बड़े आराम से उनको ऊपर नीचे भर सकते हैं। कैसे भरना है वो मैं आराम से आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से एग्जाम दे रखे हैं। अच्छा एक चीज हो, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा मेरे ख्याल से हो सकता है कि 5 तारीख को हो, ठीक है। उसका रिजल्ट हो सकता है कि 6 तारीख को आए। तो जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो ऑप्शन होगा ना वो ओपन ही 7 या 8 तारीख को होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ कॉलेजेस की बड़ा स्पेशल एलिजिबिलिटी है ना। एक छोटा सा पॉइंट ये, जितने भी माइनिंग, अप्लाइड जियोलॉजी और एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स की जितनी ब्रांचेस होंगी ये अक्सर है ना केजीपी और धनबाद के अंदर है। इनके अंदर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को और कलर ब्लाइंड बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी बात,
ये जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, ये जो केजीपी के अंदर है, रुड़की के अंदर है और बीएचयू के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होंगे जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देकर आएंगे। एग्जाम कब होगा? 4 या 5 तारीख के आसपास हो जाएगा। और फॉर्म कब आएगा? जब जेई का रिजल्ट आएगा ना एडवांस का, उस दिन आ जाएगा। ठीक है। जिन बच्चों को आईआईटी दिल्ली के अंदर बीटेक इन डिजाइनिंग करनी, मैं पहले क्लियर कर दूं, डिजाइनिंग में बीटेक सारी आईआईटीज में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर, वो भी इस साल, वो सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों के लिए ओपन होगा? जिन बच्चों ने यूसीड का एग्जाम दे रखा है और उस यूसीड के एग्जाम के अंदर वो क्वालिफाइड हैं। सिर्फ क्वालिफाइड काफी है। अब बाकी जो आपकी जो आईआईटी की जो रैंक होगी उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाया था। अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसी बच्चे ने अगर एग्जाम दे रखा है तो उसके लिए ये आईआईटी दिल्ली वाला ऑप्शन भी उसके लिए ओपन होगा। बाकी बच्चों के लिए आईआईटी दिल्ली का ये वाला ऑप्शन, ये कौन सा डिजाइनिंग वाला ऑप्शन, उसके लिए ओपन नहीं होगा। ठीक, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, जैसे बेटा जोसा की काउंसलिंग जब 3 जून को स्टार्ट होगी तो सबसे पहले बेटा आपको josa.nic.in पर जाना है और वहां पर जाकर अपनी जो जेई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका यूजर नेम रहेगा। मैं फिर से बोल दूं बेटा, चाहे आपने मेंस चाहे आपने एडवांस के लिए कर रखा हो, लेकिन आपका जो यूजर नेम होगा वो आपका जेई मेन वाला एप्लीकेशन नंबर होगा और जो पासवर्ड होगा वो भी अगेन जो आपने जेई मेन वाला जो पोर्टल था ना, वही पासवर्ड आपको यूज करना है और वैसे करके बेटा आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बेटा आपको अगेन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस की लॉकिंग वगैरह सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। कुछ जैसे बेटा आप अंदर एंटर करोगे तो आप कुछ डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। क्या क्या रखा है इसके अंदर कि आप अपने जो नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, गार्डियंस का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड डेट ऑफ बर्थ, ये जो है इनमें से आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन चेंज कर सकते हो? नेशनलिटी के अंदर मान लो कुछ उन्होंने क्लिक दिया हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। क्लास 12th की जो पासिंग का जो ईयर और प्लेस है, अगर उसमें अगर कोई आपका चेंज रह गया हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। गलती से अगर मान लो कि जेंडर आपने गलत भर दिया हो, हालांकि चांसेस तो कम ही है, बट मान लो किसी ने अगर भर दिया हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक बार ये सारे के सारे जो 3-4 ऑप्शन है इनको एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ गलती है तो फटाक से उसको चेंज कर लेना। इनमें से कोई ऊपर वालों में से कोई ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ना आईआईटीज के अंदर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल आईटीज में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट के हैं, लेकिन एनआईटीज में जो एडमिशन है उसके अंदर स्टेट होम कोटा होता है। और होम किसे कंसिडर किया जाएगा? आपका होम या फिर डोमिसाइल जो है वो कंसिडर किया जाएगा कि आपने जो क्लास 12th है वो कहां से कर रखी है। लेट से कोई बच्चा है तो बिहार का, लेकिन वो पढ़ने के लिए कोटा आ गया और उसने कोटा किसी क्लास से उसने 12th दी है, तो वो बच्चा बिहार का ना मान के राजस्थान का माना जाएगा। राजस्थान के कोटा से उसे एनआईटी के अंदर एडमिशन मिलेगा अगर वो एनआईटी लेता है। तो ट्रिपल आईटी अगर आईआईटी लेता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट के हो, सबके लिए बिल्कुल फ्लैट ओपन रहते हैं। ठीक है, फेयर एनफ। छोटा सा पॉइंट था, सबको पता ही था। चलिए और मुद्दे पे आते हैं। चॉइस फिलिंग के अंदर बेटा, चॉइस फिलिंग मतलब कि मुझे चॉइसेस फिल करनी है कि कौन सी आईआईटी एनआईटी ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, उसमें एज मेनी एज ऑप्शंस अपन को फिल करने हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका वो 3 जून 2025 को होगा। खत्म जो होगा चॉइस फिलिंग जो खत्म होगी वो 12 जून 2025 को खत्म होगी। फिर से मैं इस बात को क्लियर कर दूं, 12 जून 2025 को काउंसलिंग खत्म नहीं हो रही है, चॉइस फिलिंग खत्म हो रही है। आपको तो चॉइसेस भरनी है पूरी की पूरी काउंसलिंग के अंदर, भले ही आपके पास 6 राउंड हो जोसा के, चॉइस फिलिंग आपको सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में ही करनी है। और पहले राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो 12 जून को शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगी। हर राउंड के लिए अलग अलग से बार बार आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जोसा के 6 राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, ओनली वंस आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करना मतलब कि कौन सा एनआईटी कौन सा आईआईटी ऊपर रखना है, कौन सा आपको नीचे रखना है। ये जो आप नंबर ऑफ ऑप्शंस आप फिल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है, 2 बार 3 बार अलग अलग राउंड में आपको बार बार नहीं करना। हर राउंड के अंदर जो सीट अलॉट होगी वो इसी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है। हाँ, जब जोसा की पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, 6 राउंड खत्म हो जाएंगे, फिर एक जो स्पेशल राउंड था जो एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए था, जिसे हम 7वां राउंड या फिर स्पेशल राउंड या फिर सीएसएबी का राउंड बोलते हैं, उस राउंड के अंदर फिर से वापस से आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उसमें चॉइस फिलिंग के अंदर सारे ऑप्शन ओपन नहीं मिलेंगे, उसमें जो 6 राउंड के अंदर जो सीट भर चुकी हैं उनके अलावा जो बची हुई सीट होंगी, जो वैकेंट सीट्स होंगी वो दिखाएंगी। तो जोसा की जो काउंसलिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग होगी, जो 3 जून से 12 जून के बीच
बीच में होगी। जब ये 6 राउंड खत्म हो जाएंगे, इन 6 राउंड के बाद जिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर सीटें बच जाएगी, उसके लिए सीएसएबी का वापस से होगा, वहां पर वापस से चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जोसा की चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक ही है। जो भी चॉइस फिल करने हैं वो इसी टाइम के अंदर ही फिल करने हैं। चॉइस फिलिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर से बोल दूं, काउंसलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उसमें बड़ा ऑफ कोर्स 2 बार फीस जमा करानी पड़ेगी। आईआईटी वाले बच्चों को 1 बार फीस जमा करानी पड़ेगी, एनआईटी वाले बच्चों को, जीएफटी वाले बच्चों को, ट्रिपल आईटी वाले बच्चों को 2 बार फीस जमा करानी पड़ेगी। कब कब करनी पड़ेगी बताता हूं, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चॉइस फिलिंग के अंदर किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते। जब आपने चॉइस फिल कर दी और आपको कोई आईआईटी या एनआईटी मिल गई, तो उसकी जब सीट को आप एक्सेप्ट करते हो तब जाके पैसे लगते हैं। चॉइस फिल करने कोई पैसे नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस टू फिल, किस सीक्वेंस के अंदर आपको चॉइसेस फिल करनी है, तो मैं बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि चॉइस फिल करनी है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब जो मोस्ट प्रिफर्ड है, जो सबसे अच्छी ब्रांच और कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखना है, और जो सबसे लीस्ट प्रिफर्ड है, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे खराब कॉलेज या ब्रांच है उसको सबसे नीचे रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ना है एंड एज मैनी एज ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। जितने बड़ा आप ऑप्शंस फिल कर सकें आप उतने ऑप्शंस फिल कीजिए, है ना। अब मान लो किसी बच्चे की रैंक ही बहुत ही अच्छी आ गई हो, मान लो कि लेट से कि उसके रैंक ही मान लो कि 500 आ गई हो, और वो कहते हैं कि सिर्फ लास्ट ईयर तक 1000 रैंक तक जितने थे ना वो मैंने सारे भर दिए, तो उसे बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे की रैंक है, मान लो कि 20,000 रैंक है फॉर एग्जाम्पल जेईई मेन के अंदर, तो वो अगर ऑप्शंस भर रहा है तो वो ऐसे ऑप्शंस भरे कि लास्ट ईयर 25,000 रैंक तक भी जो चीज़ें मिल रही थी ना, वहाँ तक वो फॉर्म, वहाँ तक वो ऑप्शंस लगातार फिल करता जाए। तो खूब सारे ऑप्शंस भरें और मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। जो आप ऑप्शंस भर रहे हैं उसमें मिक्स एंड मैच चलेगा। व्हेन ऐसे मिक्स एंड मैच चलेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बच्चा जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों क्लियर कर चुका है, तो उसको आईआईटीज के ऑप्शंस भी दिखाएंगे, उसको एनआईटीज के ऑप्शंस भी दिखाएंगे, और उसको ट्रिपल आईटीज के ऑप्शंस भी दिखाएंगे, और जो बाकी जीएफटी हैं उनके ऑप्शंस भी दिखाएंगे। वो उनमें बड़े आराम से मिक्स एंड मैच कर सकता है। वो ऊपर आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल लिख सकता है, फिर उसके नीचे एनआईटी वारंगल में सीएस लिख सकता है, फिर उसके नीचे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आईटी लिख सकता है। उसकी मर्जी हो जाए, चाहे जैसे लिख सकता है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर मान लो सिर्फ जेईई मेन ही क्लियर कर रखा हो, एडवांस क्लियर नहीं कर रखा हो, उसको आईआईटी दिल्ली ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर मान लो कि लेट से कि डबल ईटी का एग्जाम दे रखा है, तो उस बच्चे को इन ऑप्शन के अलावा, है ना, केजीपी के अंदर, रुड़की के अंदर और बीएचयू के अंदर वो आर्किटेक्चर के ऑप्शंस भी दिखाएंगे, उनको कहीं पर भी वो फिट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले ऊपर रखने हैं, एनआईटी, आपको जो समझ में आए, आपको लगता है कि ये वाला आईआईटी इस एनआईटी से ऊपर होना चाहिए, ये वाला एनआईटी इस आईआईटी की इस ब्रांच से ऊपर होना चाहिए, तो आप उसको बड़े आराम से फिल कर सकते हो। आपको लगता है कि ये वाला कॉलेज और ये वाला ब्रांच ऊपर है तो उसे ऊपर रखें, जो कॉलेज और ब्रांच नीचे उसको नीचे रखें। आप जब कंप्यूटर पर चॉइसेस फिल करें उससे पहले आप पेपर पे सारे के सारे ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते 100-200 ऑप्शंस आप पहले से लिख लें, और फिर बाद में जाके आप बेटा कंप्यूटर पर, पोर्टल पर इन्हीं को एक एक करके लिखते जाएं तो ज़्यादा आसानी आपको पड़ेगी। तो पहले पेपर पे लिखें और उसके बाद आप उसको कंप्यूटर पे लिखें। कंप्यूटर पहले लिखना है, पहले पेपर पे ही लिखना है, ठीक है। तो एज मेनी एज ऑप्शंस, और बेटा मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आप बड़े आराम से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बार बार बेटा आप अपने ऑप्शंस को सेव कर दो, क्योंकि जब शुरुआत में आप जब चॉइस फिलिंग करोगे ना 3 और 4 तारीख को, मैं तो कह रहा हूँ 3 और 4 तारीख को तो भरना ही नहीं है। इतना ज़्यादा सर्वर इशू आएगा कि सर दर्द हो जाएगा, इसलिए आराम करें, चिल करें। पहले 3-4 दिन आप सिर्फ पेपर पर ही ऑप्शंस लिखें, और किस ऑप्शन को ऊपर रखना है, किस ऑप्शन को नीचे रखना है, उसमें आप है ना अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, या फिर लेट से आपके जो सीनियर्स हैं उनसे, या फिर अपने टीचर से, अपनी टीम से डिस्कशन कर लें। हम भी लाइव क्लास लगाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपके साथ ये डिस्कशन कर पाएँ, ठीक है। तो आप है ना ये किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये 3-4 तारीख को ना भरें, आप आराम से थोड़ा वेट कर लें, रिलैक्स करें, और आप पेपर पे सारे के सारे ऑप्शंस बड़े आराम से लिख लें। 3-4 तारीख को तो सर्वर के काफी ज्यादा इश्यूज रहेंगे, और उसमें क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि आप है ना लगातार कंप्यूटर पे भरते गए मतलब लेट से क्या 50 ऑप्शन भर दिए, फिर अचानक से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, और आपने जितना काम कर रखा था ना वो सारा काम खत्म। मतलब बड़ी मुश्किल से आपने 50 ऑप्शन उसके अंदर लिखे, जमाए अच्छे से 1 से लेके 50 तक, और अचानक से लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होते आपका सारा काम खत्म। इसलिए बार बार आप उसको सेव कर दें। 5 ऑप्शन आपने भर दिए, सेव कर दिया, फिर 5 ऑप्शन भर दिए, फिर सेव कर दिया, तो बार बार सेव करते रहें आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद लॉक करना है या नहीं करना, एक लॉक का ऑप्शन आएगा। लॉक का ऑप्शन ये कहता है कि मैंने चॉइसेस फिल कर दिए, मैं इसको लॉक करना चाहता हूं, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं। अगर आपने लॉक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लॉक करो ही मत, सिर्फ सेव कर दो, बहुत है। तो सिर्फ फिर लॉक नहीं करना क्या, अगर आपने लॉक नहीं भी किया तो जो लास्ट डेट होगी 12 जून होगी,
उस दिन अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो लेट्स से कि किसी बच्चे ने लेट्स से कि 200 ऑप्शन भर दिए और सेव कर दिया और उसने लॉक नहीं किया, तो 12 जून को 5 बजे अपने आप सारे के सारे जो ऑप्शंस होंगे वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि उसने लॉक कर दिया, मान लो उसने 11 तारीख को लॉक कर दिया, लेट से 10 तारीख को लॉक कर दिया, अब वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता। उसके मन में कुछ आया या फिर किसी सीनियर ने कहा कि नहीं यार इस कॉलेज को ऊपर करना चाहिए था, इसको नीचे करना चाहिए, गलत कर दिया, तो उसको चेंज नहीं कर सकता। हालांकि उस लॉक को खोलने का भी एक ऑप्शन है। मान लो किसी बच्चे ने लॉक कर दिया और वो कहते हैं मुझे लॉक को ओपन करना है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आप उस लॉक को अनलॉक भी कर सकते हो। मगर इस पचड़ी में पढ़ना ही क्यों है? आप एक काम कीजिए कि लॉक कीजिएगा मत, आप तो सिर्फ और सिर्फ सेव कीजिएगा सारे के सारे प्रेफर्ड ऑप्शंस को, मोस्ट प्रेफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रेफर्ड सबसे नीचे, और सिर्फ सेव करते चले जाइए, ठीक है। और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, सेव करते रहोगे तो बड़े आराम से काम चल जाएगा, लॉक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट इज, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि बेटा एग्जैक्टली क्या क्या टाइमलाइन है ना। मैं एक बार टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो टाइमलाइन कुछ इस तरह से है कि हाँ, 3 जून को बेटा आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। एक प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस है ना। प्री पेमेंट ये लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था इन लोगों ने। इन्होंने ऐसा कह दिया कि लेट्स से कि आपको है ना काउंसलिंग के अंदर एक सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, वो आप है ना जैसे आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपको जमा करानी पड़ती है। तो कई बार सर्वर के इश्यूज आ जाते हैं, तो उन्होंने क्या इस बार से ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया कि आप चाहो तो ये वाली फीस शुरुआत में जमा करा दो, तो सर्वर के इश्यूज बाद में आएंगे भी, तो एटलीस्ट आपकी फीस पहले से आ चुकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो प्री पेमेंट है ये करना कंपलसरी नहीं है। जब आपको सीट अलॉट हो जाए उस टाइम पर, सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पर अगर आप फीस सबमिट करोगे तब भी कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई खास ज़्यादा सर्वर के इश्यूज नहीं आते। तो प्री पेमेंट जो ऑफ फीस है ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। ये लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, बट ये कोई ऐसा कंपलसरी स्टेप नहीं है। 9 जून 2025 को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन होगा, राउंड 1, मैं समझाऊंगा इसको। 11 जून को मॉक सीट अलोकेशन राउंड 2 होगा और 12 जून को जो है वो शाम को 5 बजे ऑटो लॉक हो जाएगा। आपने जो भी ऑप्शंस फिल किए, आपने जो 100-200 ऑप्शंस फिल किए, जो प्रिफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे जो आपने फिल किए, वो सारे के सारे अपने आप बंद हो जाएंगे। प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस जो है वो भी आपकी डेडलाइन यही शाम को 5 बजे तक ही है। प्री पेमेंट जो है वो बड़ा इस टाइम को आपको बंद हो जाएगी 12 जून को। नाउ उसके बाद क्या है, 14 जून को 10 बजे राउंड 1 का सीट अलोकेशन आएगा कि किस बच्चे को कौन सी सीट मिली है। 14 जून को बड़ा 5 बजे से लेके है ना 18 जून को तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जिसमें आपको फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपके रिस्पॉन्सेज आपको देने हैं। मैं अगेन इसको पूरा आराम से समझाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन पढ़ दूँ, ठीक है। फिर 18 जून को जो है वो लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट आपके पास रहेगी। 19 जून को बड़ा फीस पेमेंट का कोई इश्यूज वगैरह हैं तो वो आपके सेटल कर देंगे, और 20 जून को बड़ा अगर आपने कोई क्वेरीज उन्होंने जनरेट कर रखी है तो उसके रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएंगे। अगेन क्वेरीज क्या है, आई विल एक्सप्लेन। फिर उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब जो राउंड 2 स्टार्ट होगा ना, तुमने इसमें नोटिस किया होगा कि इसके अंदर वापस से चॉइस फिलिंग नहीं है, सीधे ही उन्होंने बोल दिया कि 21 जून को शाम को 5 बजे सीट अलोकेशन हो जाएगी राउंड 2 की। क्योंकि चॉइस फिलिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक बार है राउंड 1 के अंदर, लेकिन जैसे ही राउंड 2 के अंदर आपकी सीट अलोकेशन हुई, अगेन बड़ा ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ये सारे सारे प्रोसेस आपके पास वापस से ऐसे रिपीट हो जाएंगे। नाउ अगेन है ना कि क्या क्या बेटा अरे क्या क्या सिस्टम है, मैं उसको एक एक करके आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि हर एक बात का क्या क्या अर्थ है। सबसे पहले मैं इस बात को डिस्कस करता हूं कि एल्गोरिदम ऑफ सीट अलॉटमेंट, कि आखिर सीट आपको मिलेगी कैसे। हालांकि इस बात का काउंसलिंग को लेना देना नहीं है, मगर बच्चों को उनमें से शंका आती है कि सर आखिर ये जो सीट्स मिलती हैं ये मिलती किस तरह से। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे के रैंक 1 है और उस रैंक 1 वाले बच्चे ने कहा कि मुझे बॉम्बे के अंदर CS चाहिए, तो क्या होगा कि जो एल्गोरिदम होगा वो चेक करेगा रैंक 1 वाले बच्चे के लिए कि क्या बॉम्बे में CS में सीट खाली है। ऑफकोर्स खाली है, तो पहला बच्चा है तो उसको बॉम्बे में CS मिल जाएगी। जो रैंक 2 वाला बच्चा होगा उसने कहा कि मुझे दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन चाहिए। अगेन जो एल्गोरिदम होगा वो चेक करेगा कि क्या दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में सीट खाली है 4 ईयर में, तो कहेगा हाँ खाली है, तो उसको बड़े आराम से उसको मिल जाएगा। ऐसे फिर वो 3rd के लिए चेक करेगा, 4th के लिए चेक करेगा, 5th के लिए चेक करेगा, 6th के लिए चेक करेगा, सारी रैंक्स के लिए लगातार वो चेक करता चला जाएगा। लेट से मेरे किसी बच्चे की 600वीं रैंक है फॉर एग्जाम्पल, उस 600वीं रैंक वाले बच्चे ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लिखा,
नंबर 2 पे उसने बॉम्बे के अंदर CS लिखा, नंबर 3 में उसने दिल्ली में CS लिखा, नंबर 4 में बेटा उसने बॉम्बे के अंदर इलेक्ट्रिकल लिखा, नंबर 5 में उसने बॉम्बे के अंदर CS का डुअल रखा, 6 के अंदर बेटा उसने लेट से बॉम्बे का दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल रखा। ऐसे उसने ऑप्शंस लगातार बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये बच्चा है जिसकी 600 भी रैंक है ना, क्या होगा, वो जो एल्गोरिदम होगा ना, जो कंप्यूटर होगा, वो क्या करेगा, अच्छा इसमें लेट्स से क्या ना एक 7वां ऑप्शन और है कि इसी बच्चे ने NIT त्रिची के अंदर CS भी लिखा हुआ है, क्योंकि मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या कि सबसे पहले इसका ऑप्शन 1 चेक किया जाएगा। मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं कि इस 600वें रैंक से पहले जितने भी बच्चे हैं 1 से लेके 599 तक जितने रैंक वाले जो बच्चे हैं, उन सबके चेक हो चुके हैं, उनको सीट अलॉट हो चुके हैं। अब 600वें रैंक का जो बच्चा है उसका अब एल्गोरिदम जो होगा वो उसकी सेट चेक करेगा। 600वें रैंक वाले बच्चे ने सबसे ऊपर लिखा है दिल्ली में MCA, तो वो चेक करेंगे कि जो ऊपर के 599 बच्चे थे उन्होंने क्या दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की सारी सीट्स फिल कर दी है, क्या कर दी है, तो उसको ये नहीं मिलेगी, सिंपल। अब वो ऑप्शन 2 चेक करेगा, और वो चेक करेगा क्या बॉम्बे में CS में जो ऊपर के रैंक 1 से लेकर 599 तक जो बच्चे थे, क्या उन्होंने बॉम्बे के अंदर CS के सारे सीट्स फिल कर दिए हैं, हाँ फिल कर दिए, उसको बॉम्बे में CS नहीं मिलेगा। अब अगेन अब उसका थर्ड ऑप्शन पढ़ा जाएगा। अब क्या थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा दिल्ली में CS। अब वो चेक करेंगे कि जो रैंक 1 से लेकर 599 तक जो बच्चे थे उन बच्चों ने क्या दिल्ली के अंदर CS के अंदर सीट छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी, तो उसको दिल्ली में CS नहीं मिलेगा। अब अगेन जो 4th नंबर है बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, अगेन वो अब 4th ऑप्शन चेक करेंगे, एल्गोरिदम जो होगा 4th ऑप्शन चेक करेगा। वो चेक करेगा कि रैंक 1 से लेकर 599 तक क्या उन्होंने कोई सीट इस बच्चे के लिए छोड़ी है या नहीं छोड़ी। अगर नहीं छोड़ी है तो बेटा उसको ये वाली सीट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे बेटा ये 5 ऑप्शन चेक करेंगे। फिर लेट्स से कि दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जहां तक मान लो उसे कुछ नहीं मिला, अब वो छठा ऑप्शन पढ़ेंगे। छठे ऑप्शन में उन्होंने देखा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिकल, अरे हाँ एक सीट बाकी है, एक सीट बाकी है, 2 सीट बाकी है, उसको बड़े आराम से वाली सीट मिल जाएगी। अब उसने नीचे 7वां कौन सा ऑप्शन लिखा है, 8वां कौन सा ऑप्शन लिखा है, 9वां कौन सा ऑप्शन लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एज दैट। ये वाली बात समझ आ गई। इसी तरीके से जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर IIT वाला ऑप्शन है तो उसकी एडवांस की जो रैंक होगी वो चेक करेंगे। अगर मान लो उसे छठा ऑप्शन भी ना मिलता और छठा ऑप्शन ना मिलता तो एल्गोरिदम उसका 7वां ऑप्शन पढ़ता और देखता कि 7वां ऑप्शन तो NIT त्रिची का है, तो अब वो उसकी जो मेंस की जो रैंक है, लेट्स से मेंस की रैंक उसकी 800 है, वो जो 800 रैंक है उसके हिसाब से चेक करता कि रैंक 1 से लेकर 799 तक जो JEE मेन की जो रैंक है, क्या उन बच्चों ने त्रिची के अंदर CS में कोई सीट छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। अगर छोड़ी है तो उसको दे देंगे, अगर नहीं छोड़ी है तो अगेन उसको कहेंगे 8वां ऑप्शन पढ़ लो। ये है एल्गोरिदम सारे के सारे ब्रांचेस अलॉट करने का। हालांकि मैंने काफी सिंप्लीफाइड वे में बता दिया, ऑफ कोर्स बड़ा इसके अंदर रिजर्वेशन भी है, वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन है, मतलब मेल फीमेल रिजर्वेशन भी है और अलग अलग कैटेगरीज का रिजर्वेशन भी है। तो उसमें चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे उसकी कैटेगरी के अंदर सीट खाली है या नहीं है। लेकिन पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने जो ऑप्शन फिल कर रखे हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन 1 सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन 2, फिर ऑप्शन 3, फिर ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको मिल गया बस खत्म, उसके आगे नीचे वाले आपके ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपको ऑप्शन बढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपका ऑप्शन जो है ना वो ऐसा ना हो कि 5वां ऑप्शन खराब हो और छठा ऑप्शन ज्यादा अच्छा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 ऑप्शन अगर खराब हुआ और अगर आपको मिल गया तो आपको छठे पे आने का मौका नहीं मिलेगा। ना ना ना, आपको जब इसीलिए सारा का सारा जो दिमाग लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चॉइस फिलिंग के अंदर ही लगाना है और मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर लिखना और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे लिखना है, सिंपल। अगर आपको 5वां ऑप्शन अगर मिल चुका है तो अब नीचे जाना इंपॉसिबल है। ऊपर आने के फिर भी आगे वाले राउंड्स में ऑप्शन मिलेंगे, नीचे नहीं जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस जब आप चूज करें तब आप थोड़े से ज्यादा अवेक रहें, ज्यादा स्मार्ट रहें। तो ये है एल्गोरिदम ऑफ सीट अलोकेशन। मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ जनरली बता दिया है, बाकी ये जो मैंने कंपैरिजन किया ना, ये कंपैरिजन क्या होगा, उस बच्चे का उसकी कैटेगरी के अंदर देखा जाएगा कि सीट खाली है या नहीं है, और आपने पहले ऑप्शन बनाया ना वहां से लगातार चेक किया जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैं है ना अब इस पे आता हूं कि भैया ना अब एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं इस प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट पे आता हूं। ठीक, कि हुआ क्या बेटा, तुमने अगर नोटिस किया हो तो टाइमलाइन के अंदर आपने क्या हुआ कि आप नोटिस किया होगा कि 12 तारीख तक तो आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से है ना चॉइस फिलिंग ही कर रहे हो, है ना। चॉइस फिलिंग आप लगातार किए जा रहे हो। ठीक, अब उस चॉइस फिलिंग के अंदर हमें एक बार है ना 9 तारीख को और 11 तारीख को मॉक सीट अलोकेशन कर रहे हैं, 9 को और 11 को। तो ये जो मॉक सीट अलोकेशन है इसका क्या अर्थ है, मैं एक बार हल्का फुल्का आपको समझाता हूं।
मॉक सीट एलोकेशन का अर्थ यह है कि लेट्स से कि बेटा आपने ऑप्शन 1 से लेकर 100 ऑप्शन तक आपने भर दिए। ये ऑप्शन 1 ऑफ कोर्स मोस्ट प्रिफर्ड और ये 100 ऑप्शन लेट्स से बेटा लीस्ट प्रिफर्ड, आपने अपने रैंक के हिसाब से ऑप्शंस भर दिए। 9 तारीख को आपको क्या होगा ये बताएंगे कि आपने बेटा जो ऑप्शंस भरे हैं वो और बाकी बच्चों ने जो ऑप्शंस भरे हैं वो, उनके हिसाब से टेंटेटिवली आपको ऑप्शन नंबर, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, आपको ऑप्शन नंबर 21 मिल रहा है। लेट्स से कि NIT इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ये मॉक है, ये मॉक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये मॉक है। ये आपको रफली बता रहा है कि आपने जो ऑप्शंस भरे हैं वो और जो बाकी बच्चों ने ऑप्शंस भरे हैं उनके हिसाब से आपको 21वां ऑप्शन मिल रहा है NIT इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल। अब लेकिन बच्चा बोलेगा कि सर ये तो 9 तारीख की कहानी है। हाँ बेटा बिल्कुल 9 तारीख की कहानी है सर, मैं तो ऑप्शंस को मैं तो ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकता हूं 12 तारीख तक। बड़ा बिल्कुल कर सकते हो आप, 12 तारीख तक बड़े आराम से ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। 12 तारीख तक आप बड़े आराम से फिल कीजिए, लेकिन आपको 9 तारीख को बताएंगे कि अभी तक जिन बच्चों ने ऑप्शंस भरे हैं और आपने अभी तक जो ऑप्शंस भरे हैं, जो सेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टेंटेटिवली जो है ना वो मॉक के अंदर ये चीज मिल रही है, वो 21 मिल रही है NIT इलाहाबाद के इलेक्ट्रिकल। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये फाइनल नहीं है। अक्सर है ना इसके नीचे वाली चीज मिलती है, ऊपर वाली कम मिलती है। कारण तुम समझ होंगे, क्योंकि 9 तारीख तक बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो फाइनल फिल ही नहीं करते, वो लास्ट दिन का वेट करते हैं, तो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे बच्चे, क्योंकि ये एक तरह से एग्जिट पोल टाइप है, जैसे एग्जिट पोल नहीं होता कि रफली जो स्थिति है उसके हिसाब से ये वाली पार्टी जीत रही है, उसको इतनी सीटें आ रही है, रफली है ऐसा। तो इस मॉक सीट एलोकेशन के अंदर क्या होगा कि अब जैसे मॉक सीट एलोकेशन में अब किसी बच्चे को पता लगा कि मुझे NIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, जब मिल रही होती ना तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, फिर वो क्या करता है कि उसको और ऊपर नीचे कर सकता है। कैसे मैं उसको और ऊपर नीचे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपने चॉइसेस को लॉक नहीं किया है तो आप अभी भी इन ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब 9 तारीख को और 10 तारीख को ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे करने के बाद जो नया आपने चॉइसेस फिल की है, जो न्यू चॉइसेस आपने फिल किए और बाकी आपके साथ के जो जितने बच्चे हैं जो इस जोसाई काउंसलिंग के अंदर बैठे हैं, उनके हिसाब से वापस से 11 तारीख को फिर से एक मॉक सीट एलोकेशन आएगा। और वो जो मॉक सीट एलोकेशन होगा ना, ये काफी हद तक एक्यूरेट होगा, ये काफी हद तक ये आपको बता देगा कि हाँ यार मुझे ये चीज मिल रही है। और जो 11 तारीख को, एक तो 9 तारीख को और एक बेटा 11 तारीख को 2 सीट मॉक एलोकेशन है, ये पहला ये दूसरा, ये दोनों रियल सीट एलोकेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एग्जिट पोल टाइप है। और जो 11 तारीख वाला जो मॉक सीट एलोकेशन है काफी हद तक एक्यूरेट होता है। और लेट से कि 11 तारीख वाले ऑप्शन में आपको लेट से 19th ऑप्शन था कि NIT इलाहाबाद के अंदर CS, ये ऑप्शन है, तो मोस्टली चांसेस बात के रहते हैं कि ये वाला 19th ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन अगेन जो सीट लॉक करने की तारीख है वो 12 तारीख है, तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगे कि यार मुझे तो NIT इलाहाबाद के अंदर CS मिल रहा है, मुझे तो नहीं चाहिए, तो आप इसको चाहो तो नीचे कर सकते हो, और कोई अगर नीचे वाला ऑप्शन आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है तो उसको आप चाहो तो ऊपर कर सकते हो। तो मॉक सीट एलोकेशन आपको ये बताता है कि अभी आपने टेंटेटिवली जो चॉइस फिल कर रखी है उसके हिसाब से आपको आज के दिन क्या मिल रहा है। तो 11 तारीख वाला जो मॉक सीट एलोकेशन होगा काफी हद तक एक्यूरेट होगा, और आप 11 और 12 तारीख को अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो सीट को, सॉरी जो आपने चॉइस फिलिंग किए उसके ऑर्डर को हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। अब 12 तारीख को शाम को 5 बजे तक चेंज चलेगा। तो मॉक सीट एलोकेशन 2 बार होंगे, 9 तारीख को और 11 तारीख को। वो फाइनल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन की जो सिचुएशन है, जो मतलब उस टाइम पर जो लोगों ने चॉइसेस फिल कर रखी है उसके हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए वो उसने बता रखा है। एंड ठीक है ना। और 11 तारीख वाला काफी हद तक एक्यूरेट रहता है, और 11 तारीख वाले से अगर आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे 21वें नंबर की चीज मिल रही है और मुझे 21वीं वाली चीज नहीं चाहिए, इसके नीचे कोई और अच्छी चीज है, तो आप उसको फटाक से ऊपर रख दें। 12 तारीख को आप चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मॉक सीट एलोकेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे बेटा आप फिर 12 तारीख को फिल कर दोगे, फिर उसके बाद 14 तारीख को, 14th ऑफ जून को राउंड 1 का बेटा आपका जो सीट एलोकेशन है 1 आएगा, और सीट एलोकेशन आ जाएगा 10 बजे को, और शाम को 5 बजे ऑनलाइन रिपोर्टिंग आ जाएगी जिसमें फीस पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड होगा और कोई रेस्पॉन्स वगैरह क्वेरी वगैरह वो जनरेट होगी। और ये सब काम जो होंगे वो 14 जून से 18 जून के बीच में चलेंगे, और ये आपके पास बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और इसमें क्या क्या करना है मैं एक करके आपको समझाता हूँ। प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट, प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट के अंदर आपके पास एक लेटर आता है, उसमें आपको ऐसा कहते हैं कि देखिए आपका जो 21वें नंबर का जो ऑप्शन था NIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल, वो आपको प्रोविजनली मिल रहा है। ठीक है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट? तो ऐसे केस में आपको कहना है कि आई वांट टू एक्सेप्ट इट।
सर मुझे तो ना 21वां ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो 20वां ऑप्शन चाहिए, मुझे तो ना राउंड 2 में जाना है, सर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको राउंड 2 में जाना है, राउंड 3 में जाना है, राउंड 4 में भी अगर जाना है, तब भी आपको राउंड 1 के अंदर जो कुछ मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट जैसे आप करोगे वैसे ही बड़ा आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मैं ऑप्शंस बड़ा आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, आगे जाके अगले पेज पे। फिर जो भी बड़ा आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और जो भी आपकी बड़ा सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी, इसमें बड़ा मैं बार बार SAF बोलूंगा, वो आपको जमा करानी होगी। तो अगेन सीट एक्सेप्टेंस में आपको करना ही करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि सर मुझे 21वां ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उसके ऊपर के ऑप्शन चाहिए, तो भी आपको अगर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में अगर जाना है, तब भी बड़ा आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड को अगर ऑप्शंस को आपने चूज नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड नहीं किए, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर जमा नहीं की, तो उसी टाइम पर आपको राउंड 1 में ही बाहर निकाल देंगे और आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। और आपको जो 21वें नंबर का जो ऑप्शन मिला था, वो आपकी बजाय आपसे जस्ट पीछे जो रैंक वाला बच्चा होगा उसको दे दी जाएगी। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। तो राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में, राउंड 6 में जाने के लिए जो प्रीवियस राउंड्स हैं उनके अंदर आपको वो जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड और जो फीस एक्सेप्टेंस और ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले काम है, वो आपको करने ही करने हैं। हालांकि जो फीस सबमिट है बड़ा वो सिर्फ एक ही राउंड में होगी। अगर आपको पहले राउंड में अगर कोई सीट मिल गई है तो सिर्फ पहले राउंड में होगी, आगे वाले राउंड में वापस से फीस सबमिट नहीं होगी। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो सिर्फ एक ही बार होंगे। जिस भी राउंड में आपको पहली बार सीट मिलेगी उसी में राउंड में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेकिन जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड है, ये तो हर राउंड में ही आपको करने हैं। क्या इनके मायने हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही साथ बड़ा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, वैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स को वो लोग स्क्रूटनाइज करेंगे। और उसमें अगर कोई दिक्कत आई, दिक्कत छोटी मोटी आती है कि आपकी बेटा फोटो जो है ना वो अच्छी नहीं है, या फिर मतलब फोटो अच्छी नहीं, मतलब उनका कहने का अर्थ है कि फोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं, शक्ल तो अच्छी है, ठीक है, तो उस केस में अगेन आपको एक नई फोटो अपलोड करनी पड़ सकती है कि बेटा आपने जो ना 12th का जो सर्टिफिकेट दिया ना वो थोड़ा सा हेजी सा आ रहा है, उसकी फोटो वापस से डाल दीजिए। तो ऐसी कुछ क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। वो जो क्वेरीज जनरेट करेंगे उनका भी रिप्लाई आपको करना है। सर ये क्वेरीज में कहाँ देख पाऊंगा? वैसे तो जो क्वेरी जनरेट होगी वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर आएंगी, बट प्राइमरली जो आपका मेन जोसा का जो पोर्टल है उसको बार बार आप बेटा 14 तारीख के बाद में जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दें, उसके बाद लगातार उसको रिविजिट करते रहिए। और उसमें जैसे कोई क्वेरी जनरेट होगी तो उसको चेक कर लीजिए कि क्वेरी में क्या कह रखा है। अगर क्वेरी में कह रखा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो अपलोड कर दीजिए, ये वाला डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं है तो क्लियर इमेज डाल दीजिए। कहीं पर कुछ भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वहीं पर उस पोर्टल के अंदर लिख देंगे और वहां पर पोर्टल पर जाकर बड़ा आपको उसको क्वेरी को एड्रेस करना है। अगर आपने क्वेरी का अगर रिप्लाई नहीं दिया तो वो ऐसा मानेंगे कि आपने जोसा की जो काउंसलिंग है उससे एग्जिट कर लिया है। फिर बड़ा आपकी जो फीस है उसमें से 7,000 रुपये काट के आपको जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे और आपको जो 21वें नंबर का जो ऑप्शन मिला था वो आपसे जस्ट नीचे वाले रैंक वाले बच्चे को दे देंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इसलिए अगर क्वेरी जनरेट होती है तो अगेन चिंतित नहीं होना है ना, उसकी क्वेरी को रिप्लाई देना है। अगेन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं क्वेरी जनरेट नहीं होती तो भी चिंतित होते हैं कि मेरे पास तो कुछ आया नहीं। अरे भाई क्वेरी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस लगातार चेक करते रहें पोर्टल के ऊपर कि कहीं कोई क्वेरी जनरेट तो नहीं हुई, क्या जोसा ने मेरे से कुछ पूछा तो नहीं, कोई डॉक्यूमेंट मांगा तो नहीं। अगर मांगा है तो जवाब दे दूंगा, नहीं मांगा है इट मीन्स एवरीथिंग इज टोटली फाइन। इट्स ओके। आगे चलते हैं बेटा। अब बहुत बड़ा इशू दैट इज कि भाई जो हमारे पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आया है उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही हमसे पूछेंगे डू यू वांट टू फ्रीज इट, डू यू वांट टू फ्लोट इट, डू यू वांट टू स्लाइड इट। इसका मतलब क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो ऑफकोर्स अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से बाद में समझा दूंगा। फीस भी हम सबमिट कर देंगे, फीस कितने में ये भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड पे, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से कोई बच्चा है जिसके मेंस में 400 रैंक है और एडवांस में 600 रैंक है, और उस बच्चे ने अपने टीचर से, अपने आस पड़ोस में जो लोग थे उनसे, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके इस तरह की चॉइसेस फिल करी। पहले मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे चॉइसेस फिल करनी, मैं ऐसे करूँ कि उस बच्चे ने लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे फिल की,
आईआईटी बॉम्बे में सीएस, फिर दिल्ली में सीएस, फिर आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 4 साल की, फिर दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 5 साल की, फिर आईआईटी कानपुर में सीएस, फिर मद्रास में सीएस, फिर एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस, फिर केजीपी के अंदर सीएस, फिर रुड़की में सीएस, फिर बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, फिर दिल्ली में इलेक्ट्रिकल और फिर एनआईटी वारंगल में सीएस एंड सो ऑन। उसने और भी ऑप्शंस भर रखे हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि लेट्स से कि राउंड 1 के अंदर 14 तारीख को सुबह 10 बजे उसको जो सीट अलॉट हुई वो आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई। मैं से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 600 रैंक वाले बच्चे को ये मिलेगी। मैं मान लो कि उसको ये रैंक, उसको ये वाली ऑप्शन मिली। ठीक है, अब उसको बताएंगे, अब जब उसके पास जो प्रोविजनल लेटर आएगा उसको उसमें लिखा जाएगा कि मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करता हूं और मैं फीस अभी अपनी सबमिट करता हूं। तो आपको वो एक्सेप्ट करना है और साथ एक ऑप्शन आएगा कि आई वांट टू फ्रीज इट, फ्लोट इट और स्लाइड इट। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि मैं है ना आज ही राउंड 1 के अंदर दिल्ली के जो इलेक्ट्रिकल है उसको फ्रीज करता हूं, मैं राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 में जाना ही नहीं चाहता, मेरा तो हो गया, मैं आज ही खत्म कर रहा हूं और मैं दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल ही जाऊंगा, मैं नेक्स्ट राउंड्स जो होंगे उनके अंदर नहीं जाना चाहता और मैं अभी सब कुछ फाइनल करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई ऊपर का कोई ऑप्शन मिले, मैं नहीं चाहता कि मुझे ऊपर का ऑप्शन मिले, मेरे को तो 12वें नंबर का जो 11वें नंबर का जो ऑप्शन मुझे तो यही चाहिए, तो वो कर देगा फ्रीज। सिंपल। ठीक है, अब तो इसमें एक चीज और समझ गए होंगे, अरे मैं बात बताऊंगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन आएगा, उसके पास आएगा फ्लोट का। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये फ्लोट का ही है। फ्लोट कहता है कि मैं ना दिल्ली इलेक्ट्रिकल को एक्सेप्ट करता हूं, दिल्ली इलेक्ट्रिकल अगर मुझे मिलती है तो मैं खुश हूं, लेकिन अगर राउंड 2 के अंदर अगर कोई ऊपर कोई जगह बन जाए तो मैं वहां जाना पसंद करूंगा। समझ गए? तो और ऊपर कोई सी भी जगह बने मैं ऊपर जाना पसंद करूंगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें फ्लोट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एनआईटी वारंगल सीएस दे देंगे अगले राउंड में। समझ गए इस बात को? तो अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो तो इट सेज दैट कि 11वें नंबर की जो आपने मुझे सीट दी है वो तो मेरे पास है ही है, उसे तो मैं पकड़ के बैठा हूं, लेकिन अगर उसके ऊपर का अगर कोई मुझे ऑप्शन मिल जाएगा तो प्लीज आप मुझे वहां भेज दीजिए मुझसे बिना पूछे। आपसे पूछ तो लिया कि मैंने फ्लोट कर दो मेरे को, मैंने फ्लोट कर दिया, अब आपसे वापस से नहीं पूछेंगे। समझ गए? मान लो राउंड 2 के अंदर ऐसा हो गया कि आपको एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस में जगह खाली हुई और आपको ना वहां सीधा आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल से एनआईटी त्रिची में सीएस में भेज दिया। तो अब कोई बच्चा बोल दे कि सर मुझे तो एनआईटी त्रिची जाना ही नहीं था सीएस के अंदर। अरे नहीं जाना था तो आपने इसको ऊपर और इसे नीचे रखा ही क्यों? अगर आपने एक बार फ्लोट कर दिया तो अब अगली जैसे आपने फ्लोट कर दिया तो अगले राउंड के अंदर ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन में अगर जगह खाली होगी तो आपसे वापस से नहीं पूछेंगे कि तुझे जाना नहीं जाना, अपने आप भेज देंगे। उन्होंने तुमसे पहले ही पूछ लिया कि तुम्हारी मोस्ट प्रेफर्ड कौन सी है और लीस्ट प्रेफर्ड कौन सी है। आपने अगर 7वें नंबर पर त्रिची की सीएस लिखी है और 11वें नंबर पर दिल्ली की इलेक्ट्रिकल लिखी है, इट मींस दैट कि आप ये मानते हैं कि त्रिची सीएस जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है आपके लिए आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल से। तो जैसे अगर यहां पर सीट खाली हुई तो यहां भेज देंगे, अच्छा यहां सीट होगी तो यहां भेज देंगे, यहां सीट खाली होगी तो यहां भेज देंगे, जहां भी सीट खाली होगी आपको वहां भेज देंगे, तो यहां भेज सकते हैं। तो आपसे वापस से नहीं पूछेंगे सर मुझे अगर ये मिल गया तो क्या मैं वापस यहां आ सकता हूं? मैंने कहा ना वापस नहीं आ सकते। इसीलिए चॉइस फिलिंग के अंदर ध्यान रखें कि मोस्ट प्रेफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रेफर्ड सबसे नीचे और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही सेट करना है। और अगर आप फ्लोट कर रहे हो, अगर आपको 11वां नंबर मिला है तो फ्लोट करने का अर्थ यह है कि अगले वाले राउंड के अंदर अगर मुझे कभी भी अगले वाले राउंड के अंदर ऊपर वाले 10 में से किसी ऑप्शन में अगर जगह खाली होती है तो मुझसे बिना पूछे मुझे वहां पर भेज दिया जाए। क्योंकि मुझसे पूछो क्यों? ऊपर वाले 10 ऑप्शन तो मैंने भरे ना, तो मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे 11 से, तब तो उनको ऊपर भरा है, तो वापस से पूछना क्या? तो वो अपने आप आपसे बिना पूछे आपको ऊपर भेज देंगे। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं समझ गया फ्लोट को, फ्लोट मतलब मुझे सीधे ऊपर भेज दो अगर जगह खाली होती है तो, ऑफकोर्स। ठीक है, कोई बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो सर एनआईटी त्रिची सीएस है ना, मैं ऐसे ही डाल दी, सर मैं तो नहीं जाना चाहता एनआईटी त्रिची, लेकिन सर मैंने तो भर दी, चॉइस तो फिल हो गई, लॉक हो गई, अब तो चेंज हो नहीं सकती। हाँ, तो एक तीसरा ऑप्शन और है स्लाइड। ये स्लाइड ऑप्शन ये कहता है कि अगर मान लो कि नेट से किसी बच्चे को आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गई, ठीक है, और अगर वो स्लाइड वाला ऑप्शन चूज करता है, फ्लोट वाला नहीं, स्लाइड वाला अगर ऑप्शन चूज करता है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसके लिए दिल्ली फिक्स हो गई। ठीक है,
आईआईटी दिल्ली फिक्स हो गई उसके लिए। अब अगर उसके ऊपर जितने ऑप्शन हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन पर उसको भेजेंगे जो आईआईटी दिल्ली के अंदर होंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। और वहां पर भी तभी भेजेंगे जहां पर सीट, जब अगर सीट खाली होगी तो। यूं थोड़ी कि स्लाइड करो तो भेज ही देंगे, समझिए इस बात को। तो फ्लोट का मतलब तो ये हुआ कि ऊपर कोई भी ऑप्शन खाली होता मुझे वहां भेज दो। स्लाइड का मतलब ये होता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऊपर उसी जगह भेजो जहां पर जो उसी कॉलेज का हो जो कॉलेज मुझे मिली है। आई होप कहते हैं जो कॉलेज मेरे को मिली है सिर्फ और सिर्फ वही, और वही वही मुझे भेजो। फ्रीज मतलब आई फिक्स इट, मैं अगले राउंड में जाना नहीं चाहता। फ्लोट मतलब कि मेरे को अगर मान लो 50वें नंबर का अगर ऑप्शन भरा है तो उस 50वें के ऊपर जो 49 ऑप्शंस है उसमें अगर कहीं पर भी अगर सीट खाली हो तो मुझे ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। स्लाइड मतलब कि मेरा जो कॉलेज है 50वें नंबर का जो ऑप्शन के अंदर जो मुझे कॉलेज मिला है उस कॉलेज के ऊपर जो जो ऑप्शंस भरे हुए हैं 1 से लेकर 49 तक, उनमें अगर किसी में भी अगर सीट खाली हो तो मुझे भेज दिया जाए। तो स्लाइड के अंदर भी आपको ऊपर ही भेजेंगे, लेकिन उस केस में आपका जो कॉलेज है वो फिक्स हो जाएगा। चाहे फ्रीज हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्लाइड हो, नीचे तो आ नहीं सकते, जाओगे तो ऊपर ही। फ्लोट में ऊपर ऊपर कहीं भी जा सकते हो, और स्लाइड में आप ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कॉलेज के अंदर जा सकते हो जो कॉलेज आपको मिला है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो लेट मी से इट वंस अगेन। अगर आपने 11 को, अगर 11 नंबर ऑप्शन आपको मिला है और अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया है तो आपका 11 डन हो गया। अगर आपने फ्लोट कर दिया है तो अगले राउंड के अंदर आपको ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 10 तक कुछ भी मिल सकता है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। स्लाइड के अंदर आपको ऊपर वाले में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। सिंपल, ठीक है, समझ गए। अब बच्चा बोलेगा कि सर मैं समझ गया इस बात को, सर क्या फ्रीज फ्लोट स्लाइड हर, अच्छा हाँ, मैं एक बात तो बोलता हूँ। कोई बच्चे भी कह सकता है कि सर मान लो मैंने ना आईआईटी बॉम्बे सीएस भरा और मुझे वो मिल गया, तो क्या सर मुझे भी सारे ऑप्शन दिखाएंगे? तो लॉजिक क्या कहता है कि नहीं भाई, जब तुझे 1 ही मिल गया तो 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो फ्रीज ही ऑप्शन दिखाएगा, स्लाइड और क्या कहते हैं बेटा इसको, स्लाइड और फ्लोट दिखा नहीं सकता। तो किसी बच्चे ने अगर मान लो नंबर 1 पे कुछ भर दिया और उसे वो मिल गया तो बस फ्रीज ही ऑप्शन दिखाया, कोई ऑप्शन तो उसके पास है ही नहीं। इसी तरह से अगर मान लो कि किसी बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल लेट से कि ना आईआईटी दिल्ली सीएस भर दिया, मैं नहीं आईआईटी दिल्ली सीएस मिल गया उसको, दूसरा ऑप्शन ही मिल गया उसको। तो अगर दूसरा ऑप्शन उसको मिल गया है ना, बड़े आराम से उसको, बड़ा लेट से कि दूसरा ऑप्शन मिल गया, तो उसे अगेन सारे ऑप्शन दिखाएंगे, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन दिखाएंगे, स्लाइड नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे स्लाइड? स्लाइड इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इसके ऊपर दिल्ली का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझे इस बात को। तो उसे सिर्फ और सिर्फ कौन से 2 ऑप्शन दिखाएंगे, कौन से फ्रीज और फ्लोट 2 ऑप्शन दिखा देंगे। तो आपको कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि भाई आपने चॉइसेस किस किस तरह से भर रखी है। पहली चॉइस अगर आपको मिल गई है तो फ्रीज होना ही है बेटा, है ना। आई होप यू गेट द पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर क्या हर शिफ्ट के अंदर फ्रीज फ्लोट और स्लाइड करना है? यस, हर शिफ्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, हर राउंड के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, हर राउंड में फीस सबमिट नहीं करनी है। फीस सबमिट और आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करने हैं, लेकिन फ्रीज फ्लोट और स्लाइड आपको हर राउंड में पूछेंगे। जैसे मैं अगेन एग्जांपल लेता हूं, सुनिए मेरा। मान लो कि पहले राउंड के अंदर बच्चे को एनआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गई, उसने फ्लोट कर दिया, और फ्लोट करके अगले ही बार बड़ा उसको लेट से आईआईटी बॉम्बे के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गई, और ये राउंड 2 के रिजल्ट में लिखा हुआ आ गया। राउंड 1 के रिजल्ट में लिखा हुआ था आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल, उसने फ्लोट किया, राउंड 2 में पहुंच गए, और राउंड 2 के रिजल्ट में लिखा हुआ आ गया आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल। अब अगेन उस बच्चे के पास 3 ऑप्शन है, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड, कुछ भी कर सकता हो। अगर मान लो फ्लोट करेगा ऊपर का कोई भी ऑप्शन, स्लाइड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के बॉम्बे वाले ऑप्शन, और अगर फ्रीज करेगा तो बॉम्बे फाइनल। अब एक इंटरेस्टिंग बात और थोड़ी सी पेचीदगी वाली बात और, अगर आपने राउंड 1 के अंदर फ्लोट कर दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर आपने राउंड 1 में अगर फ्लोट कर दिया है तो ऐसे केस में आप में राउंड 2 के पास फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड तीनों ऑप्शन ओपन रहेंगे। राउंड 1 में फ्लोट करके बेटा लेट से आप यहां पहुंच गए तो राउंड, या फिर लेट से वहां के वहां भी हो, तब भी आपके पास राउंड 2 के अंदर फ्रीज फ्लोट और स्लाइड सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे। तो फ्लोट सबसे अच्छा ऑप्शन हुआ ना। लेकिन अगर मान लो कि किसी बच्चे ने राउंड 1 के अंदर स्लाइड कर दिया,
तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उस बच्चे ने फिक्स कर लिया कि मुझे जाना दिल्ली है, मुझे IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल मिला और मैंने स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने का मतलब कि मैंने मन बना लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो अब एग्जांपल बोलता हूं कि मान लो कि राउंड 2 के अंदर भी उसे नंबर 11 ऑप्शन ही मिला और वो ऑप्शन मिला IIT दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल। अब राउंड 2 के अंदर अगेन उसके पास 3 ऑप्शन होने चाहिए, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, लेकिन नहीं, 3 ऑप्शन नहीं होंगे, 2 ही होंगे। कौन से? स्लाइड और फ्रीज, क्योंकि उसने राउंड 1 में बता दिया कि मैं दिल्ली फिक्स कर चुका हूं। समझिए इस बात को। तो किसी बच्चे ने अगर राउंड 1 में फ्लोट कर दिया है तो राउंड 2 में उसके पास सारे ऑप्शन हैं, लेकिन किसी बच्चे ने अगर स्लाइड कर दिया है तो अब उसने कॉलेज राउंड 1 में ही फिक्स कर दिया है। अब उसे आगे वाले जो राउंड्स होंगे, चाहे राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, राउंड 4 हो, राउंड 5 हो, राउंड 6 हो, इन सब के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, स्लाइड और फ्रीज की। तो फ्लोट कर दिया तो आप आगे वाले राउंड में जाके फ्लोट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। राउंड 1 में आपने फ्लोट कर दिया और राउंड 2 के अंदर जाके स्लाइड कर दिया। जैसे स्लाइड कर दिया, अब राउंड 3 और 4 में आप सिर्फ स्लाइड और फ्रीज ही कर सकते हो। तो इसका मतलब फ्लोट वाला बंदा अगले राउंड में कुछ भी कर सकता है, स्लाइड वाला बंदा अगले राउंड में सिर्फ उसे स्लाइड और फ्रीज कर सकता है, और अगर किसी ने फ्रीज ही कर दिया तो उसके कोई अगला राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फेयर इनफ, सारी बात समझा गई। अगला एक डाउट आ सकता है कि सर मैं कभी तक समझा दिया होगा ना। अगला ये आ सकता है कि सर मैं ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड कब तक कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, है ना, सेकंड लास्ट राउंड तक कर सकते हैं। तो जो IIT वाले बच्चे है ना, उनके तो 6 राउंड होने जोसा के, तो छठे राउंड के अंदर उनसे थोड़ी पूछेंगे कि इसको फ्लोट करो या फ्रीज करो, सिर्फ 5वें राउंड तक पूछेंगे। 5वें राउंड में लेट से उस बच्चे के पास चलते चलते NIT मद्रास का CS आ गया, 5वां राउंड का रिजल्ट आ गया, और 5वें राउंड के रिजल्ट में लिखा गया IIT मद्रास में CS। ठीक है, ये 5वां आ चुका। अब 5वें में उससे वापस से पूछ लेंगे कि बेटा तू क्या चाहता है, 5 राउंड हो चुके हैं, 5वें का रिजल्ट है ये, तू फ्रीज करना चाह रहा है, फ्लोट करना चाह रहा है, स्लाइड करना चाहता है, और मान लो कि उसने यहां से तक फ्लोट ही फ्लोट किया, तो अगर वो चाहे तो छठे राउंड में फ्लैट कर देगा। लेकिन छठे राउंड में लेट से उसके पास IIT कानपुर का CS आ गया। अब छठा राउंड तो ऑफकोर्स उसका लास्ट राउंड है IIT वाले बच्चे का। अब उससे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड नहीं पूछेंगे, अब तो उसका फ्रीज ही होगा। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। हाँ, NIT वाले बच्चे के पास एक ऑप्शन और है, उसके पास तो एक राउंड और है ना, CS AV वाला राउंड, तो वो बच्चा तो और अभी भी आगे जा सकता है। ठीक है, तो वो CS AV का मैं कभी बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये मैं सिर्फ जोसा के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जोसा वाला जो बच्चा है वो मान के चलो कि सिर्फ राउंड 5 तक ही फ्लोट कर पाएगा। राउंड 5 का जब रिजल्ट आएगा तो अगेन उससे पूछेंगे डू यू वांट टू फ्रीज इट, फ्लोट इट और स्लाइड इट। राउंड 6 में अगर पहुंच गए तो राउंड 6 वाली चीज तो फाइनल ही है, अगर आपको IIT मिलती है तो। हाँ, NIT, IIIT, GFT अगर कुछ मिलती है तो एक राउंड आपके पास और है, वो आपका बड़ा कौन सा, CS AV वाला राउंड या फिर स्पेशल राउंड है। आई होप बड़ा फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड सब कुछ बढ़िया आराम से पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, फेयर एनफ। तो यू कैन डू इट टिल द पेनल्टीमेट, मतलब सेकंड लास्ट राउंड तक आप कर सकते हो। लास्ट राउंड में आप बेटा ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अब अगेन है ना, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर फीस कितनी जमा करानी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है। तो जब आप सीट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मैं इस बात को मैं शायद पूरे स्ट्रेस के साथ बोल नहीं पाया क्या, कि अगर आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना है और जोसा ने राउंड 1 के रिजल्ट में अगर आपको सीट दे दी है, तो अगर आपको जोसा में पार्टिसिपेट करते रहना है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही है। कई के बच्चे ऐसे होते हैं, बेवकूफ़ बच्चे, वो सोचते हैं कि अच्छा सर मुझे तो 20वें नंबर का ऑप्शन मिला है, सर मुझे 20वें नंबर का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो सर ना 18वें नंबर का, 17वें नंबर का ऑप्शन चाहिए, मुझे सर राउंड 2 में जाना है। तो बच्चा क्या बेवकूफ़ी करेगा कि ना, वो ना तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराएगा, ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, ना ही फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड करेगा। जैसे वो कुछ नहीं करेगा, उसको फटाक से बड़ा काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मुझे 20वां चाहिए ही नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। जैसे आप ऐसा करोगे आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट आया है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप 20वें से अगर खुश नहीं है तो आप फ्लोट कीजिए, आप आगे जाइए। और अगर आपको मान लो कि अगेन सेकंड लास्ट राउंड तक अगर अपनी सीट पसंद नहीं है तो विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉ में समझाऊंगा आगे जाके, आप विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 7,000 रुपीज़ करके आपकी सारी फीस वापस आ जाएगी, लेकिन पार्टिसिपेट तो कीजिए, बाहर नहीं निकलना है। मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना। अगर आपने ये फीस जमा नहीं कराई और इवन अगर क्वेरी जनरेट हुई, क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया, अगर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, अगर आपने फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में से कोई अगर ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देंगे और आप वाले जो सीट होगी वो आपसे जस्ट पीछे वाले रैंक वाले बच्चे को दे देंगे। तो ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, जो भी बच्चे SC, ST और PWD वाले बच्चे हैं उनको बेटा सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 15,000 रुपीज़ की जमा करानी है। और जो बाकी बच्चे हैं बेटा उनको मतलब जो
EWS वाला बच्चा है, OBC वाला बच्चा है और जो जनरल वाला बच्चा है उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 30,000 है। तो ये इसमें से जो जोसा की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये है। जो बाकी फीस है वो आपकी जो कॉलेज की जो फीस होगी उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस बेटा आपको जमा करानी ज़रूरी है। और बड़ा अगेन है ना, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI हर किसी तरीके से हो जाएगी, वो कोई खासा से दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक बात और, एक चीज़ लिख रहे हैं, देयर विल ऑल्सो बी प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक के प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस। बट हम प्री पेमेंट वाली बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि वैसे तो क्या है कि ना, फीस कब जमा करानी है, जब आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा पोर्टल पे, उसमें आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको फीस जमा करानी है। लेकिन जेई ने इस बार जोसा ने एक नया अरेंजमेंट और निकाल रखा है लास्ट ईयर से कि आप पहले से फीस दे दो, और जो पहले से फीस है ना वो आप 3 जून से दे सकते हो, उसको उन्होंने बड़ा प्री पेमेंट ऑफ द फीस बोल रखा है। ठीक है, तो ये अगर कोई करना चाहता है ये भी कर सकता है। फीस देनी उतनी है, SC ST वाले बच्चों को बड़ा 15,000 की देनी है, PW वाले बच्चों को 15,000 देनी है, और जो जनरल, OBC और EWS वाले बच्चे हैं उनको 30,000 की बड़ा सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, आगे चलते बेटा। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं यहीं पे, हालांकि वो चीज़ आगे वाले पेज पे, और वो ये है कि IIT वाले बच्चों को जोसा में सिर्फ और सिर्फ यही फीस देनी है। लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, NIT वाले जो बच्चे हैं या फिर IIIT वाले जो बच्चे हैं, जो GFTA वाले बच्चे हैं, उनको एक फीस और जमा करानी है, जिसे हम पार्शियल एडमिशन फीस कहते हैं। और इस बारे में इंफॉर्मेशन ना होने के कारण बहुत सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हर साल होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आगे जाके उस पार्शियल एडमिशन फीस के बारे में भी बताऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, IIT के अलावा जो कॉलेज है ना उनके लिए। IIT वाले बच्चों के लिए यही फीस है, और ये हर फीस हर राउंड की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड की है। जिस भी राउंड में आपको सीट मिलती हो उसी राउंड के अंदर। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स से कि किसी बच्चे ने सिर्फ 20 ऑप्शन भरे, इतने कम ऑप्शन भरने नहीं चाहिए, लेकिन मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ 20 ऑप्शन भरे और उसको पहले राउंड में कुछ मिला ही नहीं, पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, तो ऑफकोर्स ना उससे कुछ फ्रीज करना, ना कुछ फ्लोट करना, ना स्लाइड करना, वो अपने आप राउंड 2 में चला गया। राउंड 2 में भी उसने 20 ऑप्शन भर रखे थे, कुछ मिला ही नहीं, वो अपने आप राउंड 3 में चला गया, उसे कुछ नहीं करना। फिर राउंड 3 में जाके उसे पहली बार कुछ ना कुछ मिला, लेट से 20 ऑप्शन मिला, 20th ऑप्शन मिला, तो बाकी बच्चे तो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर ही सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा चुके, डॉक्यूमेंट्स की बड़ा वेरिफिकेशन करा चुके, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा चुके, क्वेरी जनरेटर उसको रिप्लाई कर चुके। लेकिन इस बच्चे का तो राउंड 3 में पहली बार कुछ मिला है, तो उसको जो फ्रीज फ्लोट स्लाइड होगा वो राउंड 3 में स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होंगे उसको राउंड 3 में ही करने होंगे। जो उसे बड़ा सीट एक्सेप्टेंस फीस SF जमा कराने की राउंड 3 में ही करनी होगी। तो अगेन ये जो तीनों के तीनों काम है ये कब करने हैं, जिस राउंड में आपको सीट मिलती है उस राउंड में आपको ये सारे काम करने हैं। 99% बच्चों को सीट जो होगी वो पहले राउंड में ही मिल जाती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम ऑप्शंस भरते हैं या फिर बड़ा ऑप्शंस भरने का उनको आइडिया नहीं होता, उन बच्चों को हो सकता है कि पहले राउंड दूसरे राउंड में कुछ ना मिले, तो उनको बड़ा बाकी आगे के राउंड में अगर कोई मान लो कोई कॉलेज मिलती है तो उसको उस राउंड के अंदर ये सारे के सारे काम उसको वापस से करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा वेरिफिकेशन को लेके एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सुनना, वो ये है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब वही है जो मैंने तुम्हें बताया था कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ना, सॉरी, जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन जो आपको हुआ है ना, उसमें उसको एक्सेप्ट करना, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी ऑप्शन है उसको टिक लगाना, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, और ऑफ कोर्स बेटा क्वेरी जनरेट होती है उसका रिप्लाई करना, और अपनी फीस जमा कराना। इस चीज़ को बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी बच्चे को राउंड 1 के अंदर NIT मिले, तो उसने सारे के सारे काम कर दिए, ठीक है, फिर उसने फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने के बाद राउंड 2 में उसे IIT मिल गई। अगर NIT से अगर कोई बच्चा अगर IIT जा रहा है तो उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड करने हैं। सर आपने तो शुरुआत में कहा था कि डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने एक बार अपलोड कर दिया वापस से नहीं करना। वापस से तब नहीं करना अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में IIT की IIT ही रहती है या फिर NIT की NIT रहती है, तब आपको बार बार सबमिट नहीं करना। लेकिन अगर राउंड 1 और राउंड 2 में IIT की NIT या NIT की अगर IIT होती है, ऐसे केस के अंदर आपको हमेशा ही 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो IIT की वेरिफिकेशन अलग है, NIT की वेरिफिकेशन अलग है। हालांकि आपको जो पोर्टल होगा ना उस पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा कि अरे बच्चे आपके पास तो ना राउंड 1 के अंदर तो NIT था, इस बार आपके पास IIT आ गया, फीस तो चलो SF कॉमन ही है, लेकिन प्लीज़ बेटा तुम अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस अपलोड कर दो। तो कर देना अपलोड, दिक्कत क्या तुम्हें,
ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 2 बार पढ़ सकते हैं, खास तौर से किसी बच्चे ने फ्लोट किए हो और उसका आईआईटी से एनआईटी होता हो या फिर एनआईटी से आईआईटी होता हो, ठीक है। तो इस बात का खास तौर से बेटा ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। एक बड़ा उन्होंने बात बोल रखी है कि ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अर्लियर बाय द कैंडिडेट एंड द डॉक्यूमेंट अपलोड बाय कैंडिडेट ऑन द जोसा पोर्टल एंड द सेम इज फाउंड टू ड्यू टू विलफुल फोर्जरी, तो बेटा उसका एडमिशन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब बेटा जिसने आपने फॉर्म सबमिट किया था शुरुआत में तब और अब जो आपने सबमिट कर रखा है उसमें डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपकी एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं, इसमें बच्चा ना इस बात को ज़्यादा ही सीरियसली लेता है। मान लो कि लेट से कि किसी बच्चे ने पहले मान लो कि ईडब्ल्यूएस बता रखा हो और इस बार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दे पाया हो, कदे कि सर 2025 के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद ईडब्ल्यूएस को बनाना था, मैं सर नहीं बना पाया, तो ठीक है ना, ऐसे केस में आपको जनरल में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। देन ऐसे लिखने के लिए ऐसे बोलते हैं कि उनके पास अधिकार है आपको एडमिशन ना देने का। बट अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मान लो कि अधूरा है तो उस अधूरे डॉक्यूमेंट के बाद आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो कॉलेज आपको मिलनी होगी वो मिल जाती है। तो ऐसे कोई बहुत ऐसे लोड वाली बात नहीं है, ठीक। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आईआईटी वाले बच्चों को, गौर से सुनिएगा। क्लास 10th की जो मार्कशीट है बेटा वो, आधार कार्ड और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो, सारे कंपलसरी नहीं है, कोई सा भी चलेगा, क्योंकि कई बच्चों के लिए बेटा जो क्लास 10th का जो मार्कशीट होती है वही एक तरह से उनका डेट ऑफ बर्थ का जो मतलब प्रूफ होता है वो होता है। तो तुम तो फिर भी सब चीज़ें रेडी करना, क्लास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों के तीनों तुम रेडी रखना। हालांकि तीनों में से कोई सा एक होगा तब भी चलता है। क्लास 12th की बेटा मार्कशीट कंपलसरी है। जो भी आपके कैटेगरी है बेटा उसका सर्टिफिकेट आपके लिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बेटा उसका कंपलसरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं ना उनका जो सर्टिफिकेट होगा बेटा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ ना कंपलसरी। एससी एसटी वाले बच्चे का तो कोई सा भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर बड़ा कुछ गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरिएबल सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ वैलिडिटी बीइंग एटलीस्ट टिल 23 जुलाई 2025, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं बेटा उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनकी डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक क्रॉस्ड बैंक चेकबुक चाहिए होगी या फिर बेटा इमेज ऑफ पासबुक चाहिए होगी विद अकाउंट डिटेल्स, बेटा ये आपके गार्जियंस जो है उनके नाम से चलेगी। एक मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा आपको अपलोड करना है। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है बेटा ये आपका जो ब्रोशर है जेई एडवांस वाला उसके अंदर भी है, और ये जो बेटा अपने जोसा की जो गाइडलाइन है ना, जोसा का जो मतलब बेटा जो बिजनेस रूल्स है उसके अंदर भी बेटा अनेक्शर नंबर 7 के अंदर है, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूंगा कि ये बेटा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये आपको किसी भी डॉक्टर से बनवाना है। एमबीबीएस डॉक्टर वुड बी फाइन, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो बेटा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं बेटा उनके लिए उनका ओसीआई या फिर पीआईओ कार्ड चाहिए होगा बेटा, ठीक है। और यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं इफ़ द और बेटा को खास ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है बेटा। बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जो बच्चे एनआईटी वाले सिस्टम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं बेटा उनको 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट जो भी है बेटा वो, एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन बेटा 2025 चाहिए होगा। जो बेटा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके बेटा वो चाहिए होंगे, है ना। पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनको बेटा उनके चाहिए होंगे। और अगेन बेटा चेकबुक या फिर बेटा पासबुक जो है उसकी आप बेटा कोई फोटो चाहिए होगी पेरेंट्स की। जो बेटा बाहर के सिटीजन्स हैं बेटा उनको उनका ओसीआई कार्ड या फिर बेटा पीआईओ जो कार्ड होगा वो चाहिए होगा, ठीक है। ये जो बाहर के बच्चे उनको पासपोर्ट भी उनका चाहिए होगा। कई इंस्टीट्यूट जो है वो गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते हैं। गैप सर्टिफिकेट ऐसे बाहर से नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक बेटा एक ना किसी वकील के पास जाओ, 500 रुपये के एफिडेविट के ऊपर आप लिखवा सकते हो कि भाई मैंने 1 साल का जो गैप था, खास तौर से किसी बच्चे ने अगर ड्रॉप वगैरह लिया हो तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और मैंने उस साल में कहीं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं की, ऐसा सिंपल सा लिख के देना होता है। अक्सर बेटा ऐसी कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं होती। क्या कहते हैं जोसा ने बेटा कहीं पर भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू गिव दैट, बट फिर भी अगर बेटा मान लो कोई ट्रिपल आईटीज गैप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो गैप सर्टिफिकेट अगर मांग रहे हो तो अलग से नहीं बनवाना, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से नहीं बनवाना, खुद ही बनाना है। सिंपली किसी वकील के पास जाओ, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखाना है कि मैंने 1 साल का गैप लिया था, मुझे तबियत खराब थी, जो भी कुछ हो ऐसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था और मेरी तबियत खराब थी, मैं घर बैठा था, बस इतना सा लिखना होता है। नेक्स्ट इज बेटा मैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड में एक बार बोल देता हूँ, हालांकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। At the time of accepting the seat online, a candidate have to
opt for any of the options freeze, float or slide for the choice of academic program for subsequent rounds in any of the joint seat allocation. Accepting the allotted seat by choosing any of these options is mandatory in order to continue in the जोसा प्रोसेस। जो भी आपको ऑप्शन मिला है उसको एक्सेप्ट करना जोसा के प्रोसेस में बेटा पार्टिसिपेट करने के लिए कंपलसरी है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको जोसा काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। इन केस द कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड सीट एज पर द कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस, द कैंडिडेट विल नॉट बी गिवन एनी ऑफ द अबो ऑप्शन अदर देन फ्रीज। पहला ही ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीज ही ऑप्शन मिलेगा। इन सच ए सिचुएशन द कैंडिडेट में आइदर एक्सेप्ट एंड फ्रीज द ऑफर्ड सीट और में रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट। अगर उसने फ्रीज कर दिया तो बेटा उसने सीट एक्सेप्ट कर ली, अगर उसने फ्रीज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डेडलाइन चली गई, उस केस में ऑफ कोर्स वो अपने आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाएगा। ठीक, not choosing freeze option in this case will be considered as rejection of the offered seat and candidate will not be considered for seat allocation in the further rounds। एक ही पहला ही ऑप्शन आपको मिला, पहला ही ऑप्शन आपने नहीं लिया, उसको आपने फ्रीज नहीं किया तो बेटा आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ फ्रीज का मतलब बेटा क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि बेटा मैं उस ऑप्शन को फ्रीज करना चाहता हूँ और मैं अगले राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, ये आपका फ्रीज है। फ्लोट क्या है, चूजिंग द ऑप्शन फ्लोट मीन्स दैट द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट, जो सीट है उसको एक्सेप्ट करता है एंड इंडिकेट्स दैट इफ एडमिशन टू एन अकेडमिक प्रोग्राम ऑफ हायर प्रेफरेंस, जो ऊपर लिखे हुए हैं, इन एनी इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन द कैंडिडेट विल एक्सेप्ट इट। अगर मुझे ऊपर में कोई भी ऑप्शन अगर खाली मिलता है तो आप मुझे यहाँ पर भेज दीजिएगा। Else the candidate will continue with the current accepted academic program। और अगर मुझे ऊपर कुछ नहीं मिलता है तो जो मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। Such candidate will be considered in the subsequent round of JOSA। Of course बड़ा वो अगले राउंड में चला जाएगा। स्लाइड क्या है, स्लाइड चूजिंग द स्लाइड ऑप्शन मीन्स दैट द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट and indicates that if admission to an academic program of the higher preference is offered within the same institute in the subsequent round of the seat allocation, the candidate will accept it। समझ गए इस बात को, जो मुझे कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में जो ऊपर का ऑप्शन होगा वहां मुझे भेज दीजिए, अगर वहां पर सीट खाली होती है तो। जिस किसी बच्चे ने for candidate who choose float or slide option, allocation of seat in academic program of the candidate's higher preference would automatically result in the replacement of the seat accepted by the candidate in the earlier rounds। अगर बेटा मान लो स्लाइड या बेटा फ्लोट किया है तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पर कोई सीट खाली होगी तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, वापस से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, such candidates are only required to accept or reject the academic program of higher preference offered as a result of the float or slide option। In case of candidate rejects or cancels the seat of higher preference offered as a result of float slide, then the slide then would not be longer entitled to any seat or would not be permitted to participate in any further of the JOSA 2025। 21वां ऑप्शन था, आपने फ्लोट करके बेटा आप लेट से 18वें ऑप्शन पर चले गए, आप कहते हो मुझे तो 18 ऑप्शन पसंद ही नहीं है, तो ठीक है और फ्लोट कर लो। लेकिन अगर आप मान लो कि बेटा आपको कि मुझे तो बाहर निकलना है तो आप वहाँ चाहो तो बाहर निकल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वापस 21वें पे नहीं आ सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर thus advised to fill their list of choice carefully and exercise the options of freeze, float and slide even more carefully। Slide and float options will be available to only those candidates who are not offered admission to their first choice। Of course, slide and float options are not available in the last round, but last round में of course बड़ा options नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा। A candidate can change from float to slide or freeze and slide to freeze in the online portal during the round of seat allocation। जिसने बेटा एक राउंड में फ्लोट किया है वो अगले राउंड के अंदर फ्लोट भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, फ्रीज भी कर सकता है। जिसने पहले राउंड में स्लाइड कर दिया वो अगले राउंड में सिर्फ स्लाइड और फ्रीज ही कर सकता है। ठीक है, if a candidate opt freeze against a seat, the option cannot be changed in the subsequent rounds under any circumstances। Communication on this matter shall not be entertained। अगर आपने फ्रीज कर दिया है अब आपका ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ बेटा एक पॉइंट और कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग कब होगी, तो बहुत ही क्लियर सा इंस्ट्रक्शन है और वो ये है कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग ऐसा जब अलग से नहीं होती। जैसे ही जोसा की काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद सारी के सारी आईआईटीज की अपने एकेडमिक डेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो आईआईटी है उसमें इस तारीख से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। जैसे बेटा वहाँ पर एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट की जो पेमेंट ऑफ फीस होगी वो वहाँ पर बड़ा आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा और आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पर ऑफलाइन वापस से चेक किए जाएंगे। समझ गए इस बात को। लेट से कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको आईआईटी कानपुर मिली है ना, आईआईटी कानपुर में लेट से उसको इकोनॉमिक्स मिल गई,
तो वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसकी डेट्स आ जाएंगी, आपका एकेडमिक सेशन अब स्टार्ट होगा, उससे नियरली 3-4 दिन पहले वो बुला लेंगे। वहाँ पर जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको बड़ा एकेडमिक फीस जमा करानी पड़ेगी। उसमें से आप इस बात को मान के चलें कि कुछ फीस तो बड़ा जो आपका SAF की फीस होगी ना वो आ जाएगी, ठीक है। 30,000 में से 5,000 फीस कहाँ चली गई आपकी जोसा में, बाकी 25,000 आपकी IIT कानपुर को शिफ्ट कर दी गई है। बाकी फीस आपको वहाँ जाकर सबमिट करानी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका अब वापस से वेरिफिकेशन होगा और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस से लेकर जाने हैं, ठीक है। तीसरा बड़ा वहाँ पर आपको कौन सा हॉस्टल वगैरह मिलेगा, कौन से मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, वो सारे के सारे काम आपके बड़ा वहीं पर जाकर होंगे। जोसा की जैसे काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद ये सारे के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से NITs, IIITs और GFTIs हैं, उनके अंदर भी ये सारा का सारा ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, लेकिन ये सब CSAB राउंड, मतलब जो 7वां राउंड है, जो स्पेशल राउंड है, उसे खत्म होने के बाद स्टार्ट होंगी। अगेन उसकी अलग अलग NITs की अलग अलग डेट्स आ जाएंगी, आपको उसी डेट पे जाना है। और जब आप जिस NIT में आपका एडमिशन हुआ है उसी NIT के अंदर आपकी ये ऑफलाइन की आपकी रिपोर्टिंग होगी। अगेन आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपकी जो बाकी की जो फीस होगी वो आपकी सबमिट की जाएगी और अगेन आपको वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। तो जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आप सिर्फ ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब आप वहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं। मतलब फाइनली आपको वहीं पर ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग करके वापस आना है। जिस NIT में एडमिशन मिलेगा, जिस IIT में एडमिशन मिलेगा, उसी NIT और उसी IIT के अंदर आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी और वो एडमिशन के टाइम पर ही आपकी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। बड़ा देखिएगा, फॉर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस कैंडिडेट शुड आइदर यूज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और बड़ा एक E-चालान वगैरह भी हो सकता है, लेकिन E-चालान की ऐसी खास जरूरत नहीं, बड़ा सारे बहुत ही आसान से आपके पास ऑप्शंस हैं। Candidates are strongly advised to make the payment well within time, as the seats may be cancelled due to the non-payment of seat acceptance fees within the stipulated time period. Such cancellation is not reversed and not request will be entertained as the entire process is computerized. समझ गए होंगे इस बात को। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस टाइम पर जमा करानी है, बल्कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना, उससे पहले ही आपको जमा करा देनी है। Candidates have to remit seat acceptance fee only once in the round where the candidate has been allotted। मैंने जब बोली थी आपको इस वाली बात, आपको अगर बार बार अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो हर राउंड के अंदर आपको वापस से सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं करानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस राउंड के अंदर आपको सीट मिलती है उसी राउंड में ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, ठीक है ना। इसमें अगली बात बढ़ाइए, सीट एक्सेप्टेंस फीस वैसे रिफंडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली अगर विथड्रॉ करते हो पूरे सिस्टम से, विथड्रॉ वाला ऑप्शन बताऊंगा, तो आपको 7,000 की फीस कट करके बड़ा आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, PAF, दैट इज पार्शियल एडमिशन फीस। ये सिर्फ और सिर्फ NITs, IIITs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए ही है। सुनिएगा, एट द एंड ऑफ 6th राउंड, मतलब जोसा की काउंसलिंग जब खत्म होगी, जब छठा राउंड जब चल रहा होगा, छठा राउंड जब खत्म हो रहा होगा स्पेशल राउंड से पहले, कैंडिडेट्स हैविंग ए प्रोविजनल अलॉटेड सीट, ठीक है, in the NIT plus system, NITs, IIITs, GFTIs are required to pay a PAF, partial admission fees, in addition to the seat acceptance fees from their JOSA portal। बड़ा JOSA portal पर जमा कराना है। Non payment of the partial admission fees will be treated as rejection of the offered allocated seat। बड़ा समझ गए इस बात को। partial admission fees सिर्फ और सिर्फ NITs, IIITs, GFTI वाले बच्चों को जमा करानी है, छठे राउंड के बाद जमा करानी है। उसका नोटिफिकेशन बड़ा अगेन आपके पोर्टल पे आ जाएगा। अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई तो इट मींस दैट कि आपको जो NIT, IIIT या GFT में जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद नहीं है और आप बाहर निकलना चाहते हैं। फिर आपके जो SAF थी ना, सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसमें 7,000 रुपीज़ कट करके आपको जो साई काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे और आपकी वाली जो सीट होगी ना वो अगले CSAB राउंड के अंदर किसी और बच्चे को दे देंगे। समझ गए इस बात को, ठीक है। हालांकि उस CSAB राउंड में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस सीट को वापस ले सकते हो, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने ये पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई तो ऐसे केस के अंदर आपको जोसाई काउंसलिंग से बाहर निकाल कर बेटा आपको हटा देंगे और आपकी सीट को CSAB राउंड के अंदर भेज देंगे। तो अगर आप इस सीट को अगर रखना चाहते हो तो आप प्लीज़ ये पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा दें। पार्शियल एडमिशन फीस जो वो SC, ST और PW वाले बच्चों के लिए 20,000 की फ़ीस है, और जो बाकी बच्चे हैं
जनरल EWS और OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए 45,000 रुपीज़ की फ़ीस है। ये सारी की सारी जो फीस है ये आपके एक्चुअल NIT, IIIT या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को शिफ्ट की जाएगी। ये फीस जोसा की फ़ीस नहीं है, ये आपकी एडमिशन फ़ीस है, ये आपकी उस IIT या NIT की फ़ीस है। तो आपको ये 45,000 फीस जो है वो आपकी जो अकेडमिक फ़ीस होगी उसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपने फीस जमा नहीं कराई तो आपको जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। आई होप गेट द पॉइंट। और कहाँ भेज देंगे? जो CSAB की जो सीट्स जो अनफिल्ड है ना वहाँ पर आपकी वाली सीट को भेज दिया जाएगा। ठीक है। फॉर द पेमेंट ऑफ PF बट अगेन सारे ऑप्शंस ओपन है, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बड़ा सारे ऑप्शंस बट आपके पास ओपन है। If a candidate fails to pay PF, the candidate will be forfeit the provisional allotted seat, उसके बाद वो सीट हटा देंगे। The vacant seat thus created will be made available to the candidate in CSAB 2025 स्पेशल राउंड, और आपको जो सीट होगी वो CSAB राउंड के अंदर भेज देंगे। In such case, the seat acceptance fees paid will be refunded to these candidates after deducting a withdrawal of the processing charge of 7,000. I hope you get the point. मैंने जो कहा बेटा वही लिखा हुआ है। आगे चलिए। नेक्स्ट इज विड्रॉवल कैसे करना है। मगर मान लो कोई बच्चा कहते हैं कि सर पहली बात तो विड्रॉ करना किसका है। किसी बच्चे ने अगर मान लो कि सीट प्रोविजनल सीट एक्सेप्ट ही नहीं की, ना उसने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, ना उसने ना उसने फ्रीज फ्लोट स्लाइड किया, ना उसने जो SAF वाली फीस है वो जमा कराया, तो उसका तो विड्रॉ करने का मतलब ही नहीं है, वो तो अपने आप ही एग्जिट हो गया सिस्टम से। लेकिन किसी बच्चे ने अगर मान लो सारे काम कर रखे हैं, उसने फ्रीज फ्लोट स्लाइड कर लिया, 3-4 राउंड में बढ़िया से पार्टिसिपेट कर लिया, फीस भी SAF की जमा करा दी, और उसके बाद उसे लग रहा है कि यार ये जो ऑप्शन है ना ये तो अच्छे नहीं है, मैं तो है ना अगले साल रिपीट करके वापस से आऊँगा, या फिर मुझे बिट सेट में इससे अच्छा कुछ मिल रहा है, तो वो अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। तो विड्रॉ किसको करना समझ में आ गया। विड्रॉ करने का बड़ा फंडा क्या है तो सुनिएगा। A candidate who has already accepted a seat in one of the IITs allotted by JOSA can withdraw the seat by reporting online and following the steps in the clause 66। बड़ा दे रखे हैं उसमें, बड़े आराम से विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। ठीक, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द राउंड 2 एंड अप टू द सेकंड लास्ट राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन। बस यही वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे IIT वाले जो बच्चे हैं वो राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और जो बच्चे NIT, IIIT, GFT वाले हैं वो राउंड 2 से लेके राउंड 6 तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सेकंड लास्ट राउंड कौन सा है, 6th। एक राउंड उनका तो और है ना 7वां CSAB। तो जो आपके IIT वाले बच्चे हैं अगर वो विड्रॉ करना चाहे, विड्रॉ का ऑप्शन अपने आप बेटा पोर्टल पे आपके पास आ जाएगा, वो राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक ही कर रहे हैं। अगर आपने राउंड 5 में विथड्रॉ नहीं किया तो फिर बड़ा उस केस में आपके पास छठे राउंड के अंदर तो आपको IIT मिल के ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह से जो आपके NIT प्लस वाले बच्चे हैं, NIT प्लस मतलब बेटा NIT, IIIT, GFT, वो राउंड 2 से लेकर राउंड 6 तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई आप तो मुझे सीट दे रहे हो, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मेरी फीस आप रिफंड कर दीजिए, आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है। ऑफकोर्स 7,000 काट के बेटा फिर आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि जो IIT वाले बच्चे हैं है ना, उनकी जो विड्रॉल अप टू द 5th राउंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस 14 जुलाई शाम को 5 बजे, 14 जुलाई शाम को 5 बजे तक बेटा ये बच्चा विथड्रॉ कर सकता है। IIT वाला बच्चा 5वें राउंड तक है ना। मैं एक बार टाइमलाइन सबसे लास्ट में वापस बता दूंगा। ठीक, इसी तरह से जो NIT वाला बच्चा जो है ना वो बेटा आपका बाहर निकल सकता है, उसमें कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, वो छठे राउंड तक बेटा बाहर निकल सकता है। ठीक, if a candidate withdraws a seat, the candidate's allotted seat will be cancelled and offered to another candidate in the subsequent round। Of course बेटा 5वें राउंड में किसी बच्चे ने अगर मान लो IIT से बाहर निकल गया तो उसके नीचे वाले बच्चे को छठे राउंड के अंदर दे देंगे। ठीक है, उसके नीचे वाला बच्चा छठे राउंड के अंदर वेट कर रहा होगा ना, तो उस बच्चे को बड़ा छठे राउंड के अंदर दे देंगे। The seat acceptance fee will be refunded to those candidates after deducting the withdrawal processing charges of 7,000। Thus, the candidate will forfeit the eligibility for admission to any of the institute through JOSA 2025। JOSA 2025 से बड़ा वो बाहर निकल जाएगा। 7,000 रुपये काट के उसकी जो SAF की जो फीस थी ना वो उसकी मिल जाएगी। PF तो उसने दी नहीं है ना, SAF ही दी ना, SAF में से बड़ा उसकी 7,000 रुपीज़ की फीस काट के उसे वापस कर दिया जाएगा। एक एग्जिट का ऑप्शन भी है। एग्जिट का ऑप्शन मतलब ठीक है कि ना आपको कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, आपके रैंक इतने पीछे थे कि ना, या फिर आपने नंबर ऑफ चॉइसेस इतने कम फिल किए कि ना आपको कुछ ऑप्शन मिला ही नहीं, तो आपके पास एग्जिट का ऑप्शन आएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो वो एग्जिट है ना। विड्रॉल तो बड़ा उसके लिए जैसे कुछ मिला हो।
ठीक है ना। ये चेंज ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, बेटा जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग का बेटा एक क्लास 12th में अगर मान लो कोई चेंज हो तो उसके बारे में उन्होंने क्लियर कर रखा है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जिसके मार्क्स इंप्रूव हुए हों, जो डॉक्यूमेंट्स उसने पहले से सबमिट कर रखे, उसके मुकाबले क्लास 12 में अगर नंबर को उसके चेंज वगैरह हुए तो वो भी उसको वहाँ पर बताने हैं। लेट से मान लो कोई बच्चा ऐसा था जिसने इस साल इंप्रूवमेंट दिया, उसने पहले जो मार्कशीट अपलोड कर रखी थी उसमें 75% नहीं थे, अब उसके 75% है, तो जो भी उसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो नई वाली मार्कशीट के हिसाब से उसका हो जाएगा। इवन द इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जेई एडवांस इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। आगे वाले सालों में बेटा कौन कौन एडवांस के लिए अपीयर कर सकते हैं, इसमें बेटा सुनिएगा। Candidates who validly withdraws from allotted seat or rejects their allotted seat during the first 5 rounds by completing all the formalities specified herein can appear for JEE Advance। कोई बच्चा ऐसा है जो लेट से क्लास 12th का है और चौथे राउंड तक लेट से उसे कोई पीछे का आईआईटी मिल रहा था, आईआईटी पलक्कड़ या फिर कोई बड़ा मतलब पीछे का आईआईटी मिल रहा था, और उसने 4th राउंड में या 5th राउंड के अंदर उसने प्रॉपरली बढ़िया तरीके से विथड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चा अगले साल जे एडवांस देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि 5वें राउंड तक उसे आईआईटी मिल रहा था, 12वीं क्लास का बच्चा है और उसने 5वें राउंड तक उसने आईआईटी से विड्रॉ नहीं किया और उसे 6ठे राउंड के अंदर आईआईटी पलक्कड़ के अंदर लेट से कोई ब्रांच मिल गई, अब वो 6ठे राउंड में अब आईआईटी पलक्कड़ उसको मिल गया तो मिल गया, अब वो बच्चा अगले साल आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसने इस साल आईआईटी ले लिया ना, इसलिए candidates who accept the provisional allotted seat during the first 5 rounds in any of the IITs by reporting online but later do not withdraw their seat becomes ineligible for appearing in IIT JEE Advanced 2026। तो कोई 12वीं का बच्चा है और उस 12वीं के बच्चे ने अगर मान लो कि इस साल अगर आईआईटी ले लिया और विथड्रॉ नहीं कर पाया तो वो अगले साल एलिजिबल नहीं है। ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, भले उसको, और उसमें अगला पॉइंट ये भी लिख रखा है कि भले ही वो आईआईटी, मान लो कि इस बच्चे को आईआईटी पलक्कड़ मिल गया 6ठे राउंड के अंदर और उसने विड्रॉ नहीं किया और वो कहते हैं मुझे आईआईटी पलक्कड़ जाना ही नहीं है, मैं तो अगले साल आईआईटी दूंगा, तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आप अगले साल आईआईटी नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने क्लियरली बोल रखा है। तो अगर विड्रॉ करना है तो 5वें राउंड तक ही विड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो जो ओसीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा चेंज ऑफ नेशनलिटी वगैरह करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार बड़ा काउंसलिंग के अंदर जो टाइमिंग है मैं उसके बार वापस से रिपीट कर दूँ। राउंड 3 जो होगा बेटा, मैं राउंड 1 और राउंड 2 तो बेटा आपको पहले दिखा चुका हूँ। राउंड 3 जो होगा उसकी बेटा सीट एलोकेशन जो होगी 28 जून को होगी। अगेन हर बार जब सीट एलोकेशन होगी तो उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आएगा जिसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जिसमें फीस सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो उस क्वेरी जनरेशन का रिप्लाई करना होता है। लेकिन ये वाला प्रोसेस सिर्फ किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को पहली बार राउंड 3 के अंदर कुछ मिला है, जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में कुछ मिल चुका था और वो फ्री और वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट या स्लाइड कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स तो पहले से अपलोडेड हैं, उनको वापस से कुछ नहीं करना, उनको वापस से फीस नहीं करनी। तो ये जो स्टेप लिखा हुआ है ना राउंड 3 के अंदर, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 3 के अंदर फ्रेशली कुछ मिला हो। ठीक है, बट अगेन फीस पेमेंट किसके लिए करना है, जिस बच्चों को फ्रेश बेटा राउंड 3 में कुछ ना कुछ मिला हो। अगेन बेटा ये देखो विड्रॉ के बेटा टाइम स्टार्ट अभी यहाँ से होना स्टार्ट हो गया, हालांकि बेटा राउंड 2 से ही बेटा देखना टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी इनकी विड्रॉ करने की। जैसे राउंड 3 में विड्रॉ का टाइमिंग स्टार्ट हो रहा 29 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में, वैसे ही बेटा राउंड 2 के अंदर भी विड्रॉ का ऑप्शन आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। एक मिनट, जैसे राउंड 2 है, राउंड 2 के अंदर जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो कि पहली बार विड्रॉ का ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ है वो 22 जून को स्टार्ट हुआ है। तो 22 जून को 10 बजे से विड्रॉ का ऑप्शन बेटा आपके पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। राउंड 1 के अंदर कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए विथड्रॉ जो होगा वो राउंड 2 से स्टार्ट होगा और राउंड 5 तक चलता रहेगा सारे के सारे IITs वाले बच्चों के लिए। फिर बड़ा उसके बाद अगेन है ना, ये राउंड 2 था बड़ा, फिर राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा 4 जुलाई से। अगेन बड़ा जो फीस पेमेंट है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, रेस्पॉन्स है, ये किसके लिए, जिसको राउंड 4 में फ्रेश कुछ मिला उसके लिए। बाकी बच्चे तो सिर्फ वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि राउंड 4 के अंदर मेरी कोई ब्रांच ऊपर हुई या नहीं हुई, ऊपर हुई है मुझे और आगे जाना है फ्लोट कर दो, नहीं फाइनल करना है तो फ्रीज कर दो, नहीं मुझे ना ऊपर जाना है लेकिन इसी कॉलेज में जाना है तो स्लाइड करते रहो। तो ऐसे लगातार आप करते जाएं। ठीक है, इसमें अगेन बड़ा विड्रॉ का जो ऑप्शन है 4th राउंड के अंदर बड़ा वो 5 जुलाई से स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपका जो राउंड 5 है बड़ा वो अगेन 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और 15 जुलाई तक लगातार चलता जाएगा। अगेन जो राउंड 6 है, दिस इज़ द फाइनल राउंड फॉर IITs, बड़ा 16 जुलाई से है और ये 22 जुलाई तक लगातार चलता जाएगा। ठीक है, आप इस बात को बड़ा नोटिस कर सकते हो कि जो विड्रॉवल वाला जो ऑप्शन है ना बड़ा वो सिर्फ ये 5th राउंड तक ही दिखा रखा है, 11 जून से लेकर 14 जुलाई तक। ठीक, 11 जून से लेकर 14 जुलाई तक
ये बड़ा आपका राउंड 5 तक बड़ा आपका विड्रॉवल का आपका ऑप्शन है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि NIT प्लस सिस्टम के लिए अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो एक विड्रॉवल और स्टार्ट किया है। ये विड्रॉवल स्टार्ट किया 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में ये विड्रॉवल कर सकते हो बड़ा आप, है ना। लेकिन ये विड्रॉवल किसके लिए है? ये विड्रॉवल NIT प्लस वाले बच्चों के लिए है। ये CSAB जो राउंड होगा उससे स्टार्ट होने से पहले एक विंडो उन्होंने और स्टार्ट कर दी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि IIT वाले बच्चों को अगर मान लो कि विड्रॉ करना है तो उसकी लास्ट विंडो जो है वो 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक है। लेकिन जो NIT प्लस सिस्टम में वाले जो बच्चे हैं अगर उनको अगर विड्रॉ करना है तो उनकी जो डेट होगी बेटा 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में है। और अगर बेटा मान लो कि वहाँ, अच्छा इसमें एक बात और बोल रखी मैं बोलना भूल गया, जो पार्शियल एडमिशन फीस जमा कराने का जो डेट है वो है 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में। फिर से क्लियर कर दूं, जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो आपके 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में है। ये सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम वाले बच्चों के लिए ही है। तो ये अगेन बड़ा ध्यान रखिएगा। पार्शियल एडमिशन फीस में पहले बता चुका था क्या क्या है। ये आपकी 40,000 फीस है जनरल वाले बच्चों के लिए, OBC वाले बच्चों के लिए और EWS वाले बच्चों के लिए। SC ST और PWD के लिए इसकी फीस 20,000 है। ये आपकी एक्चुअल फीस के अंदर जो आपके इंस्टीट्यूट की जो फीस होगी, जो आपकी NIT की जो फीस होगी उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा आपका टाइमलाइन है, ठीक है। अगेन आई होप मैंने आपके सारे के सारे क्वेरीज आपकी बड़ा बता दी होगी। एंड अगेन आई वुड से दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सारे के सारे चॉइसेस को बढ़िया तरीके से आराम से फुल करें। एंड अगेन मोस्ट प्रेफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रेफर्ड सबसे नीचे। सीट एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्रीज और फ्लोट स्लाइड बड़े आराम से इत्मीनान से करें। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करें। उसके बाद अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो पोर्टल को लगातार बार बार रिविजिट करते रहें, ठीक है। फिर भी अगर कोई शंका हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई करें, हो सके तो वहाँ पर जाके कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स अच्छे से खेलें, नई चीज़ें सीखें। फर्स्ट ईयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए है। पहले से कोई ना कोई दिमाग के अंदर चीज़ लेके ना चले कि मैं तो ऐसा ही करूँगा, यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत खुला माइंड लेके जाएँ और वहाँ पर है ना नई नई चीज़ें सीखें और नए दोस्त बनाएं। और वहाँ पर कोई भी गलत आदत, कोई बुरी आदत ना बनाएं। ये मान के चलें कि है ना, जब तक बच्चा घर पे रहता है तब तक तो ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के संरक्षण के अंदर रहता है। लेकिन हमारा एक्चुअल कैरेक्टर कैसा है वो तब पता लगता है जब हम थोड़े से खुले माहौल के अंदर जाते हैं, जब हमको देखने वाला नहीं होता। तो कैसे इंसान हैं हम, ये अब अगले साल से पता लगेगा। तो ठीक है, वहाँ जाकर अगेन स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, लाइफ में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। एंड अगेन है ना, अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता हो कि ना टीम कंपटीशन ने या फिर अपने मोहित त्यागी चैनल आपकी कहीं भी अगर कोई हेल्प किए, तो अगेन इसको अपने जो छोटे भाई बहन हैं या फिर जो आपसे, क्योंकि अब आपसे गाइडेंस लेने वाले खूब सारे बच्चे होंगे, तो उनको रेफ़र ज़रूर करें, उनको बताएं कि इस चैनल को और इस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। आपसे बेटर कौन होगा उनको गाइड करने के लिए। तो चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।